सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई है। सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई है। रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो सारे ओ मेरे बच्चे, लाइक ठोक दो, शेयर कर दो सारे बच्चे मेरे, इसको तुम शेयर कर दो। ताली बजा के ਉੱਚਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ठंडिया हवावां, ठंडिया हवावां, ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਚੋਰਾਵਾਂ, स्वर्गां नू जांदियां ने मन्निया तराहां, ਉੱਚਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, स्वर्गां नू जांदियां ने ਮੰਦਿਰਾਂ ਚੋਰਾਵਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਉਧਾਰ मैया जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो मेरे बच्चों तुम सारे, अब तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो मेरे सारे बच्चे, इसको तुम शेयर कर दो। हाँ जी, ताली बजा के मीठी मीठी ताली के साथ सारे बच्चे मीठी मीठी ताली के साथ हल्का हल्का डांस करते हुए 1 2 3 4। रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे, ਉੱਚਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ, भगतां दी टोली, भगतां दी टोली, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੀਏ ਦੁਆਰ ਦਾਤੀ ਖੋਲੀ, रहमनी द्वार राती कोली, ਉੱਚਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ, रहमतां दे बैठी है दवार सारे खोली। ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰ मैया जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार मैया जी मेरे रंग बरसे। मीठी मीठी ताली के साथ सारे बच्चे मीठी मीठी ताली के साथ कर देंगे, सेकंड वीडियो भी हम पब्लिक कर देंगे, आज जब सारे बच्चे आएंगे कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। शाबाश मेरे बच्चे। हो 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 हो। ਉੱਚਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਾਵੇ ਦਾਤੀ ਸੁਣਦੀ ਏ ਦੁਖੜੇ, ਸੁਣਦੀ ਆ ਦੁਖੜੇ, ਸੁਣਦੀ ਆ ਦੁਖੜੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਤੀ ਸੁਣਦੀ ਆ ਦੁਖੜੇ। ਕੱਟਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰ मैया जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। क्या बात है, ताली बजा के मेरे दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है।
ओहो हो, ओहो हो, ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ सर जी क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है। अरे ले लेंगे डाउट तुम्हारे यार। एक बार सारे ताली बजा के बोल दो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕਦੇ ਭੰਡਾਰ मैया जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार, मैया जी तेरे रंग बरसे। अब मेरे दोस्तों, ओहो हो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री महाकाल, राधे राधे, हर हर महादेव। क्या हाल चाल है मेरे मित्रों? बढ़िया हो? मस्त मौज बहार? हाँ, जोर से बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई? जय माता दी। माता रानी तुम्हारी सारी मुरादें पूरी कर दे, मैं करूं जो तुम मांगो माता रानी तुम्हें दे। बस तुम सच्चे दिल से मांगना और सच्ची तरह से मेहनत करना। माता रानी भाई साहब कहते हैं जब देता है तो फिर देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। किसी ने गलत नहीं लिखी है लाइन, ये बात ध्यान देना जी। चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर जी नोट्स का लिंक दे दो मेरे बच्चे। नोट्स का लिंक जो मैंने गूगल ड्राइव का लिंक आपको दिया हुआ है ना, उस लिंक पे क्लिक करोगे, नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो सर, एक कल का लेक्चर पब्लिक कर दो बस। आज के लेक्चर में जैसे ही 800 बच्चा क्रॉस करेगा तो कल का लेक्चर का लॉक खुल जाएगा। देखो ये तो लॉक खोलना ना खोलना सब ये आपके हाथ में है। मैं तो सरेंडर कर चुका हूं आपको। मेरी जिंदगी अब तुम्हारी बन चुकी है मेरे दोस्तों। घर में छोटी छोटी बीवी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज संडे का दिन है, बच्चे कहते हैं पापा पापा कहीं तो लेके जाओ। मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा तुम हो, जिंदगी का दूसरा हिस्सा वो है। कैसे बताऊं मेरे दोस्तों ने? जैसे यहां पर 800 की वॉचिंग में को दिखेगी, कल की क्लास तुम्हारी पब्लिक हो जाएगी, उसके लोग खुल जाएंगे मेरे दोस्तों, उसके लोग खुल जाएंगे। अपलोड हो गया परवीन, आप अगर जाके चेक करेंगे टेलीग्राम चैनल, मैंने उस पर मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया था। ठीक है जी, चलो आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। ठीक है, आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से आओ। इधर देखो ध्यान से, संडे मना लो, संडे है, यहां कोई संडे वनडे नहीं होता। तो एक बच्चे का डाउट ये है कि सर जी क्वेश्चन नंबर 13 समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो बोलने की तमीज सीखो। पहले तो बोला कैसे तुमने कि 13। आप अगर ये कहते कि सर क्वेश्चन नंबर आपका हमें समझ नहीं आ रहा तो मैं बता भी देता। जब तुमने बोला कि क्वेश्चन 13 समझ नहीं आ रहा तो 13 क्या मतलब होता है बे? है 13 समझ नहीं आ रहा, 13 क्या मतलब है? अपने से बड़ों को 13 करके बोलते हैं क्या? ये बोलते ना क्वेश्चन नंबर आपका मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं मान जाता आपकी बात। चलो पहली गलती माफ कर देता हूं, तुमने पहली बार मुझे 13 बोला है तो मैं यहां पे अब क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हें समझाने जा रहा हूं। आ जाओ मेरे दोस्तों। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से देख लेते हैं। उसके बाद फिर हमें कुछ नहीं करना, उसके बाद तो आज हमें चैप्टर 2 करना है और चैप्टर 2 हमारा सप्लाई का है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आ जाओ मेरे बच्चों। ठीक है, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ठीक है जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था? यहां पे आपकी आउटवर्ड सप्लाई दी है, यहां पे आपकी इनवर्ड सप्लाई दी है। तो आउटवर्ड सप्लाई से क्या निकल के आएगा कि हमें गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देना है। इनवर्ड सप्लाई से क्या निकल के आएगा कि हमें आईटीसी कितना मिलेगा। तो यहां से आईटीसी निकल के आएगा और यहां से जीएसटी निकल के आएगा। अब ये मेरी इंट्रा स्टेट सप्लाई है 10 लाख की, इंटर स्टेट सप्लाई है 5 लाख की। जीएसटी का रेट तुम्हें दिया हुआ है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी और एसडीएसटी लगा देना। तो 10 लाख रुपए है, 9% आएगा तो मेरे ख्याल से 90 हजार पे सीजीएसटी और एसडीएसटी आएगा। फिर मेरी इंटर स्टेट सप्लाई 5 लाख रुपए, 18% जीएसटी है तो 90 हजार पे आईजीएसटी आएगा। इतनी मेरी लाइबिलिटी यहां पे निकल के आएगी। ठीक है, इतनी मेरी लाइबिलिटी यहां पे निकल के आएगी। ये बात ध्यान देना। परवीन हो चुका है मेरे बच्चे, मैंने अभी अभी मॉक टेस्ट डालना है, आप एक बार जाके देखना, नहीं तो दोबारा से डाल दूंगा, बट मैं डाल चुका हूं। ठीक है,
चलो आ जाओ मेरे दोस्तों, आ जाओ अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पर अगर बात करता हूं इनवर्ट सप्लाई, तो इनवर्ट सप्लाई वाले केस में क्या मिलेगा जी, इनवर्ट सप्लाई वाले केस में आईटीसी मिलेगा। अब यहां पे इंट्रा स्टेट सप्लाई है 6 लाख रुपए की, तो 6 लाख रुपए का 9% 54,000 तो 54 और 54,000 का मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा, आईटीसी। यहां पर 1,08,000 रुपए कैसे आ गया भाई मेरे, यहां पर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई में यहां पे 12 लाख रुपए, 12 लाख का 18%, ये गलत है क्या, कुछ दिक्कत है क्या इसमें है? ओहो, ये देखो भाई साहब, ये होते हैं नालायक बच्चे, ये नालायक बच्चे होते हैं। ये जो 6 लाख रुपए है ये इंटर स्टेट सप्लाई है? क्या चक्कर है इसका है? ये 6 लाख रुपए जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई 12 लाख रुपए है, इंटर स्टेट सप्लाई 6 लाख रुपए है, तो उसने अमाउंट ही गलत लिख रखा है। ओ भाई साहब, पै गया स्यापा, यहां पे 12 लाख रुपए आएगा और यहां पे 6 लाख रुपए आएगा। ठीक है, उल्टा लिख रखा है, हाँ तो उल्टा लिख रखा है, नालायक, पता नहीं कौन सा बच्चा है। तो यहाँ पे 1,08,000 1,08,000 1,08,000 इतने का मुझे आईटी से मिलेगा। अब तो मेरे ख्याल से कर सकते हो ना, अब तो मेरे ख्याल से कर सकते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। यहाँ पे 90,000 रुपए है, तो यहाँ पर अब क्या आईजीएसटी पहले यहाँ पे हो गया, फिर आईजीएसटी तो मेरा बच गया, उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर मैंने इक्वल यूज कर लिया। पहले तो आईजीएसटी हो गया, फिर जो बच गया उसको इक्वल यूज कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि पहले मुझे आईजीएसटी खत्म करना है, तो पहले वहां पर मैंने इक्वल कर लिया। उसके बाद सीजीएसटी पूरा 81 यहां पे हो गया, एसजीएसटी 81 हो गया, तो 27 हजार रुपए का क्रेडिट जो है ये मेरा कैरी फॉरवर्ड वाली कैटेगरी में आ जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात में समझ में आ रही है? सेम ही है जी, त्रिशूल बैच और उड़ान बैच दोनों सेम ही है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, चलो इसको लॉक कर दे जी, इसको लॉक कर दे फटाफट से। चलो हाँ, अब यहां पे एक बार सारे के सारे बच्चे आ जाओ इधर, देखो ध्यान से, अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। ठीक है, अब हम यहाँ पे चैप्टर 2 यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे है चैप्टर 2 में एक तो रोड मैप ऑफ जीएसटी, और अब हम यहाँ पे सप्लाई की बातें कर रहे हैं, दैट इज सप्लाई अंडर जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी। अब एक बार यहाँ पे आना चाहिए। अब जितने बच्चे भी मेरे रेगुलर बैच वाले यहाँ पर बैठे हैं, पहले मैं उनसे 2 मिनट बात करूंगा, फिर जो मेरे यूट्यूब फैमिली के बच्चे हैं मैं उनसे बात करूंगा। वैसे मैंने यूट्यूब पर भी काफी बार ये बात बोली है कि पूरे के पूरे जीएसटी को ना हम 13 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब पूरे के पूरे जीएसटी में टोटल मिला के हमारे 13 चेक पॉइंट यहां पे निकल के आते हैं। पूरे के पूरे जीएसटी में 13 चेक पॉइंट यहां पे निकल के आते हैं। अब अगर मैं 13 चेक पॉइंट की बात करता हूं, तो 13 चेक पॉइंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कह रही है कि ये चेक पॉइंट आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको जीएसटी समझना है, इसी के बेस पे आपको जीएसटी समझ में आएगा। अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, मुद्दा ही निकल कर रहा है वो 13 चेक पॉइंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात ये समझो कि जो 10 चेक पॉइंट है वो तो हमारे काम के हैं, 3 चेक पॉइंट नॉर्मली हमारे काम के नहीं है, क्योंकि वो हमारे इस लेवल पे हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। अब वो चेक पॉइंट कौन कौन से हैं पहले एक बार वो समझ लो। चेक पॉइंट का मतलब ये होता है कि सबसे पहला चेक पॉइंट ये है कि हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर है या नहीं है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि जीएसटी हमारा किस पे लगेगा, गुड्स और सर्विस पे लगेगा। अब अगर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस पे लगेगा तो मुद्दा ही निकल कह रहा है गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन क्या है, तो चेक पॉइंट नंबर 1 ये है। भाई लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मेरा काम जो है ना, फॉर एग्जांपल ये परफ्यूम है, ये परफ्यूम कौन सा है, बॉम्बे, बॉम्बे के नाम से एक परफ्यूम यहाँ पे मेरे हाथ में है, उसके नीचे लिखा हुआ है मोहो, मोहो बॉम्बे, बॉम्बे मोहो, ये मेरे हाथ में परफ्यूम है। अब अगर मेरा काम इस परफ्यूम को बेचने का है, तो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि क्या ये परफ्यूम जो है वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर है या नहीं, ये मेरा चेक पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा चेक पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर मान लो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जीएसटी का मतलब ही नहीं है। बट अगर एक गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर है, फिर सेकंड पॉइंट ये चेक करूंगा कि क्या ये सप्लाई में कवर है या नहीं है, मतलब मेरा परफ्यूम बेचना क्या वो सप्लाई वाली कैटेगरी में आएगा नहीं आएगा। भाई अगर मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मान लो ये परफ्यूम जो है वो गुड्स है, हेलो भाई साहब ये परफ्यूम जो है ये गुड्स है। अब अगर ये गुड्स है तो ना तो ये गुड्स कहीं आ रहा है ना ये गुड्स कहीं जा रहा है, ये गुड्स खड़े खड़े मुस्कुरा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके खड़े होने पर जीएसटी तो नहीं है। भाई आज अगर फॉर एग्जांपल मान लो कोई आइटम यहां पर पड़ी है, तो इसके यहां पड़े होने पर जीएसटी नहीं है। गवर्नमेंट कह रही इसमें कोई हलचल पैदा होगी, हरकत पैदा होगी, तब जीएसटी लगेगा। उस हलचल और हरकत को हम नाम यहां पे देते हैं सप्लाई का।
इट मींस अगर वो सप्लाई में कवर होगा तो जीएसटी की बातें होंगी, अगर वो सप्लाई में कवर ही नहीं होगा तो जीएसटी की बातें नहीं होंगी। तो पहली बात तो वो गुड्स और सर्विस में कवर हो, दूसरी बात वो जो हो सप्लाई में कवर हो, बस ये पर ध्यान दो। तीसरी बात यहां पे निकल के आ रही है कि अगर वो सप्लाई में कवर है तो तीसरी बात ये उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है, यार एक बात मेरे को बताओ, नालायक वलायक हो क्या है? जब मैं पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे पढ़ लो, एक ही मैसेज को बार बार 20 बार तुम भेजते हो यार। लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ है, नोट्स कहाँ है, कैसे नोट्स डाउनलोड करें, हे गाबा सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, हे गाबा सर इस नोट्स के बिना हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कम से कम हजारों बार मैं नोट्स दे दिया हूं यार। सारा टेलीग्राम नोट्स से मेरा भरा पड़ा, डेली मैं बोलता हूं टेलीग्राम पे नोट्स हैं, टेलीग्राम पे नोट्स हैं, टेलीग्राम पे नोट्स हैं। अरे भाई साहब ये पहले एक मिनट यार, मैं नोट्स दे दूं भाई, नोट्स के बिना बड़ी जिंदगी वो हो रही है, थोड़ा फीलिंग लोनली लोनली हो रहा है। इधर सुनो ध्यान से, हद हो गई बिल्कुल ही। पूरा का पूरा फ्लो की ना ऐसे कर देते हैं कई बार बच्चे। डेली मैं नोट्स यहाँ पे पिन करता हूं, पता नहीं क्या चक्कर है, इतने सारे नोट्स हमारी गैलरी के अंदर भर चुके हैं तो मैं खुद ही नहीं पता वो किस किस के नोट्स हैं। ये लो जी, पहले नोट्स ले लो जी यहाँ पे, ये लो, ये लो। अब नोट्स के बारे में कोई नहीं बोलेगा जी, ये लो जी। अब यहां पर मैंने पिन कर दिया, अब यहां से जितने मर्जी नोट्स डाउनलोड करते रहो, उसको करके पढ़ भी लेना उसमें से नालायकों। चलो इधर सुनो ध्यान से जी, अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मुद्दा ये निकल कह रहा है कि तीसरा पॉइंट ये निकल कह रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो टैक्सेबल टेरिटरी में है या नहीं है। अब टैक्सेबल टेरिटरी में है या नहीं है, टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब ये होता है कि भैया इंडिया, अब आपके जीएसटी में एक चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि भैया कहां पर मेरी सर्विस को दिया हुआ माना जाएगा। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, जैसे मान लो इस टाइम मैं स्टूडियो में बैठ के क्लास ले रहा हूं, इस टाइम मैं स्टूडियो के अंदर बैठ के क्लास ले रहा हूं और मेरा स्टूडियो जो है वो मेरे अभी जिस घर के अंदर मैं रहता हूं इंदिरापुरम में, इंदिरापुरम के अंदर मेरा स्टूडियो बना हुआ है। अब इंदिरापुरम के अंदर मेरा स्टूडियो है, इंदिरापुरम कहां पे है? इंदिरापुरम गाजियाबाद के अंदर है। अब अगर इंदिरापुरम गाजियाबाद के अंदर है, मैं उस स्टूडियो के अंदर बैठ के क्लास ले रहा हूं, मैं आपसे बस एक बात जानना चाहता हूं, क्या सारे के सारे बच्चे इंदिरापुरम के रहने वाले हैं या मल्टीपल लोकेशन पे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल लोकेशन पे। अब अगर ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल लोकेशन पे है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यह कि अगर वो मल्टीपल लोकेशन पे है तो मेरी सर्विस को दिया हुआ माने कहां पर? भाई मैं तो इंदिरापुरम में हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे ये है कि मान लो आप में से बहुत सारे बच्चे यूपी के हो सकते हैं, मान लो गुजरात के हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे फॉर एग्जांपल मान लो हरियाणा के हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे फॉर एग्जांपल मान लो पंजाब के हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि मेरी सर्विस को दिया हुआ मानेंगे कहां पर, इसीलिए हमें प्लेस ऑफ सप्लाई चेक करना है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो मुद्दा ये अब निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है तब तो जीएसटी की बातें होंगी, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर है उस केस में जीएसटी की बातें नहीं होंगी। देन अगला चेक पॉइंट ये निकल के आता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो क्या वो सप्लाई करने वाला टैक्सेबल पर्सन भी है या नहीं है। या तो जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन होंगे तो जीएसटी लगेगा, अगर टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, मेरे को सोच के बताना। फॉर एग्जांपल मान लो मैं परफ्यूम बेचता हूं जी, मैं अभी परफ्यूम बेचता हूं, अगर मैं परफ्यूम बेचता हूं, मेरा काम परफ्यूम बेचने का है, बट मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं। परफ्यूम गुड्स है, बेचना सप्लाई है, मैं इंडिया में बेच रहा हूं, बट मैं जो हूं मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं। सोच के बोलना, क्या मैं परफ्यूम बेचने पर जीएसटी चार्ज करूंगा? क्या मैं परफ्यूम बेचने पर जीएसटी चार्ज करूंगा नहीं करूंगा? फटाफट से बता दो जी। क्या मैं परफ्यूम बेचने पर जीएसटी चार्ज करूंगा या नहीं करूंगा? मेरा पूरी क्लास से बस क्वेश्चन इतना सा है, यस या नो। ऑब्वियस सी बात है नहीं जी, ऑब्वियस सी बात है जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भैया अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो तो जीएसटी चार्ज होगा, अगर तुम टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर ही नहीं हो उस केस में जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो चेक पॉइंट नंबर 4 है कि क्या तुम टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो या नहीं हो, बस ये पर ध्यान दो। फिर पांचवा पॉइंट ये निकल कह रहा है कि चलो तुम अगर टैक्सेबल पर्सन में कवर हो, इट डजंट मीन कि वहां पर भी अभी जीएसटी है। आपको ये भी चेक करना है कि क्या वो गुड्स कहीं एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर तो नहीं है, क्योंकि अगर वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है तो फिर मेरे को जीएसटी नहीं देना, अगर वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है फिर मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। याद है मैंने कहा था कि जीएसटी में एग्जम्पशन लिस्ट भी होती है,
याद करो रेगुलर बैच वाले बच्चे, जब हमने एग्जामिशन वाला चैप्टर किया था तो वहां पर मैंने मल्टीपल सर्विस आपको बताई थी। बहुत सारी सर्विस जीएसटी में एग्जाम्प्ट होती हैं, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट की सर्विस हो गया, ठीक है, हेल्थ केयर की सर्विस हो गया, एग्रीकल्चर की सर्विस हो गया, एजुकेशन की सर्विस हो गया। तो आज आपका फॉर एग्जांपल मान लो वहां पर ओल्ड एज होम की सर्विस हो गया, मतलब बहुत सारी सर्विस हमने एग्जामिशन लिस्ट में की थी। अब अगर मेरी कोई सर्विस एग्जामिशन लिस्ट में है तो चाहे चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, गवर्नमेंट कह रही फिर भी जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप एग्जामिशन में कवर हो तो हम तुमसे जीएसटी नहीं ले सकते। अब मेरे सामने जितने बच्चे इस टाइम बैठे हैं तो पढ़ने वाले, देखो कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते नहीं, बट वो दिखाना होता है घर वालों को कि हम पढ़ रहे हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट जो बच्चे पढ़ने वाले हैं मैं उनसे बात करने की बात कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला हो वो एक बात समझ गया होगा कि जीएसटी में बचने के 5 रास्ते हैं। भाई अगर तुम्हें जीएसटी से बचना है, 5 रास्ते तुम्हारे पास हैं, इन 5 रास्तों से तुम जीएसटी से बच सकते हो, इन 5 के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पहला रास्ता ये निकल के आ रहा है कि भैया या तो हम गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर हो जाए, दूसरा रास्ता ये निकल के आ रहा है कि हम सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो जाएं, तीसरा रास्ता ये निकल के आ रहा है कि हम प्लेस ऑफ सप्लाई उसको इंडिया से बाहर निकाल दें, चौथा रास्ता ये निकल के आ रहा है कि हम टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी से बाहर हो जाएं, और 5वां रास्ता ये निकल के आ रहा है कि हम एग्जामिशन में डाल दें उसको। अगर इन 5 में से कहीं पर भी कवर हो जाते हो तो जीएसटी की बातें नहीं होंगी, अगर इन 5 में कहीं कवर नहीं होते आपको जीएसटी देना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये 5 चेक पॉइंट ही तुम्हें जीएसटी से बचा सकते हैं, इन 5 के अलावा और कोई दूसरा चेक पॉइंट नहीं है जो तुम्हें जीएसटी से बचा सकता है। चलो जी, अब एक बच्चा कहता है सर जी जैसे मेरी बात समझो, मैं जो काम कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं ना परफ्यूम बेच रहा हूं, अब परफ्यूम बेच रहा हूं, परफ्यूम गुड्स है, मैं कहा ठीक है। सर मेरा बेचना सप्लाई है, मैं कहा ठीक है। सर सप्लाई मैं इंडिया में कर रहा हूं, ठीक है। सर मैं टैक्सेबल पर्सन भी हूं, ठीक है। सर मेरा परफ्यूम एग्जम्प्टेड लिस्ट में कवर भी नहीं है, मैं कहा ठीक है। कह रहा अब जीएसटी लगेगा, मैं कहा 100% लगेगा। इट मींस अगर भगवान श्री कृष्ण भी अगर धरती पर आ जाए ना, अगर भगवान श्री कृष्ण भी अगर धरती पर आकर कह दे कि परफ्यूम पे जीएसटी नहीं लगेगा, उनकी बात मत मानना, क्योंकि भैया 5 गेट में अगर कवर नहीं हुआ तो जीएसटी देना पड़ेगा, बात खत्म। अब मुद्दा यह है कि अगर जीएसटी देना है, अगर जीएसटी देना है तो फिर यहां पर चेक पॉइंट नंबर 6 आता है कि भैया इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहां पर कलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होंगे। सबसे पहला चेक पॉइंट नंबर 6 है वैल्यू निकालो, और वैल्यू सेक्शन 15 में कैलकुलेट होती है। फिर चेक पॉइंट नंबर 7 है रेट। हमारे जीएसटी में 4 रेट है, 5, 12, 18, 28। जो अभी नए रेट आए हैं 22 सितंबर से, वो हमारे किसी काम के हैं नहीं है, तो 5, 12, 18, 28 ये 4 रेट हमारे जीएसटी के हैं। फिर अगर वैल्यू को जीएसटी से मल्टीप्लाई करूंगा, चेक पॉइंट नंबर 8 कहता है हु इज लायबल टू पे जीएसटी। भाई जो भी तुम्हारा जीएसटी निकल के आएगा वो गवर्नमेंट को जीएसटी कौन देगा? या तो वो गवर्नमेंट को जीएसटी सप्लायर देगा, या तो वो गवर्नमेंट को जीएसटी रिसीवर देगा, या वो गवर्नमेंट को जीएसटी थर्ड पार्टी देगी। अब अगर गवर्नमेंट को जीएसटी सप्लायर पे करेगा, इट्स कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज, इसको नॉर्मल चार्ज कहते हैं। अगर गवर्नमेंट को जीएसटी रिसीवर पे करेगा, इट्स कॉल्ड रिवर्स चार्ज, मतलब गंगा सीधी नहीं बहेगी, गंगा उल्टी बहेगी। और अगर गवर्नमेंट को जीएसटी थर्ड पार्टी पे करेगी, इसको बोलते हैं स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। सर ये कौन से केस होते हैं? जहां पर ईसीओ गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। ईसीओ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ईसीओ मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, बस ये बात ध्यान दो। ईसीओ मतलब जितने भी आपके ऑनलाइन वेबसाइट वाले हैं वो सारे के सारे ईसीओ हैं। तो जीएसटी में सप्लायर भी जीएसटी पे कर सकता है, जीएसटी में रिसीवर भी जीएसटी पे कर सकता है, और जीएसटी में थर्ड पार्टी भी जीएसटी पे कर सकती है। इट्स कॉल्ड ईसीओ। अब मान लो कोई बड़ी बात नहीं है, सर मैंने कहा ना क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, ये एग्जामिनर के दिमाग पे डिपेंड करता है वो क्वेश्चन कहां से बनाएगा। अब मान लो अगर मेरे जैसा एग्जामिनर हो, मैं तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बना दूंगा, क्या जीएसटी में ऐसा कोई पर्सन है जो सप्लायर और रिसीवर के अलावा भी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है? आंसर इज यस, बिल्कुल है, 100% है। इसको क्या बोलते हैं? ईसीओ। सेक्शन 9(5) वो ना तो सप्लायर है ना वो रिसीवर है, वो थर्ड पार्टी है, वो भी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा सेक्शन 9(5) के अंदर। बस ये पर ध्यान दो। हाँ बिल्कुल, नेटफ्लिक्स ईसीओ के अंदर आएगा जी। उसके बाद एक और फिर व्हेन इज लायबल टू पे जीएसटी, कि जीएसटी हमें देना कब है। अब यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई या पॉइंट ऑफ टैक्सेशन की बात होती है। एक जीएसटी में चैप्टर है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, टाइम ऑफ सप्लाई, कि हमें गवर्नमेंट को जीएसटी कब देना है, तो वो सारी की सारी बातें इसके अंदर निकल के आती हैं। फिर अगला पॉइंट यहां पे आता है एम 4R ITC EC। ए का मतलब ऑडिट कैसे कराना है,
आई का मतलब इनवॉइस कैसे इशू करना है, एम का मतलब मैनर ऑफ पेमेंट, फिर 4R में कौन कौन से आगे, रिटर्न, रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रेशन, रिफंड। आईटीसी का मतलब क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ईसी का मतलब क्या हो गया, ई वे बिल हो गया, और सी का मतलब हो गया कॉम्पोजिशन लेवी। तो ये सारी की सारी बातें आपकी यहां पे निकल के आ रही हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बातें मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। फिर अगला चेक पॉइंट नंबर 11, ये हमारे किसी काम का नहीं है। असेसमेंट, इंस्पेक्शन, सर्च, ये सब कुछ जीएसटी में होता है। चेक पॉइंट नंबर 12, अपील, जीएसटी में जाती है। चेक पॉइंट नंबर 13, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर पेनल प्रोसिक्यूशन, ये सारी बातें भी आपकी यहां पे निकल के आती हैं। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 10 गेट हमारे काम के हैं, बस 10 गेट। एक बार फटाफट से सारे बच्चे इन 10 चेक पॉइंट को फटाफट से लिख दो, कौन कौन से हैं। पहला बताओ, पहला क्या तुम चेक करोगे? सर पहला ये चेक करेंगे कोई भी एलिमेंट गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर है या नहीं है। दूसरा क्या चेक करोगे जी? हाँ, ये चेक पॉइंट सीक्वेंस में ही होंगे जी, ये चेक पॉइंट जो है वो सीक्वेंस में होंगे। दूसरा क्या चेक पॉइंट चेक करोगे कि वो सप्लाई में कवर है या नहीं है। तीसरा क्या चेक करोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है या नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है या नहीं है। चौथा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, चौथा पॉइंट ये टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर है या नहीं है। पांचवा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, एग्जम्पशन में कवर है या नहीं है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर चेक पॉइंट नंबर 7 में क्या आ रहा है, रेट ऑफ जीएसटी। चेक पॉइंट नंबर 8 में क्या आ रहा है, हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, या तो सप्लायर या रिसीवर या थर्ड पार्टी। चेक पॉइंट नंबर 9 में क्या आ रहा है, व्हेन इज लाइबल टू पे जीएसटी, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। और चेक पॉइंट नंबर 10 में क्या आ रहा है, एम 4R आईटीसी। ए का मतलब ऑडिट, आई का मतलब इनवॉइस, एम का मतलब मैनर ऑफ पेमेंट, 4R कौन कौन से हैं, रिटर्न, रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रेशन, रिफंड। और आईटीसी का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ईसी का मतलब क्या होता है, ई वे बिल हो गया और कॉम्पोजिशन लेवी हो गया। ये सब बातें आपकी यहां पे आती हैं। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब यहां पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं सप्लाई की डेफिनेशन से पहले कि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में क्या क्या आता है जी। अब यहां पे बहुत ध्यान सुनना। अब सबसे पहला डिस्कशन ये है कि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा। अब जीएसटी में गुड्स की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 क्लोज नंबर 52 में दी है, और सर्विस की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 क्लोज नंबर 102 में दी है। इट मीन अगर आपको गुड्स के बारे में जानना है तो 2102 के पास जाओगे, सर्विस के बारे में जानना है तो 2102 के पास जाओगे, और गुड्स के बारे में जानना है 252 के पास जाओगे। जब मैं सेक्शन 252 के पास गया तो 252 से मैंने बोला कि 252, उसने कहा हाँ। मैं कहा यार एक बात बताओगे, गुड्स की डेफिनेशन जीएसटी में क्या है। अब 252 मुझे कह रहा है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम, ये सब गुड्स है। मैंने फिर दोबारा गुड्स से पूछा, मैं कहा गुड्स क्या है? कह रहा है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम, ये गुड्स है। मतलब कहने को गुड्स मींस लिखा है बट डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है। वो कह रहा है हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको हम गुड्स वाली कैटेगरी में कवर करेंगे, बस ये पर ध्यान देना। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर देना। क्या मेरे हाथ में ये रिमोट है? सारे बच्चे बोलना क्या ये रिमोट गुड्स वाली कैटेगरी में है? क्या ये रिमोट गुड्स वाली कैटेगरी में है क्योंकि मूवेबल है। मेरे हाथ में परफ्यूम है, क्या ये परफ्यूम गुड्स वाली कैटेगरी में है? बिल्कुल, क्योंकि मूवेबल है। मेरे हाथ में ये हनुमान जी की छोटी गदा है, क्या ये गुड्स वाली कैटेगरी में है? बिल्कुल, क्योंकि ये मूवेबल है। मेरे हाथ में ये त्रिशूल है, मूवेबल है, क्या ये गुड्स वाली कैटेगरी में है? बिल्कुल, क्योंकि गुड्स वाली कैटेगरी में डेफिनेशन में कवर है, क्योंकि मूवेबल है। मेरे हाथ में ये, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? छोटा सा, अरे वो जिसे छोटी वो ऐसे खेलते हैं, बैट नहीं, बैट तो नहीं है ये, बैड क्या बोलते हैं इसको? मतलब मेरे हाथ में ये बैडमिंटन बोल रहे हो यार, बैडमिंटन, छोटा बैडमिंटन है, तो ये क्या गुड्स वाली कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल आएगा। मेरे हाथ में एक दूसरा बैडमिंटन भी है, क्या ये गुड्स वाली कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल आएगा। मेरे हाथ में यहां पर मैंने काला चश्मा जचदा है, ये भी है, क्या ये गुड्स वाली कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल आएगा। मेरे हाथ में यहां पर एक पेन भी पड़ा है, ये मूवेबल है, क्या ये गुड्स वाली कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल आएगा दोस्तों। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब कुछ गुड्स वाली कैटेगरी में आएगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है?
तो क्वेश्चन क्या निकल कह रहा है कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, चाहे ये हो चाहे ये वाला हो, ये गुड्स है जी, चाहे ये वाला हो ये भी गुड्स वाली कैटेगरी में कवर होगा, चाहे त्रिशूल हो त्रिशूल भी गुड्स वाली कैटेगरी में आएगा, चाहे हनुमान जी की गदा है ये भी गुड्स वाली कैटेगरी में कवर होगी, चाहे रिमोट है ये भी गुड्स वाली कैटेगरी में होगा, चाहे परफ्यूम है ये भी गुड्स वाली कैटेगरी में कवर होगा। जितनी तुम्हारी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सब के सब गुड्स वाली कैटेगरी में कवर है। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, पर उसने बोला अदर देन। अच्छा, किसको बाहर निकाल दिया? उसने बाहर निकाल दिया मनी एंड सिक्योरिटी को। उसने किसको बाहर निकाल दिया? उसने बाहर निकाल दिया मनी एंड सिक्योरिटी। अब मुद्दा ही निकल कह रहा है मनी एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? तो भाई मनी का मतलब ही होता है जो भी करेंसी है, इंडियन करेंसी है, फॉरेन करेंसी है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये सब के सब मनी में कवर होते हैं। तो मनी को गुड्स से बाहर निकाल दिया क्योंकि मनी में कोई सेपरेट कंसिडरेशन नहीं होता। सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, ये सब यहां से बाहर निकाल दिए, ये भी गुड्स वाली कैटेगरी से बाहर है। बट इन्होंने बोला एक्शनेबल क्लेम गुड्स में आएगा। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जब ये कह रहे हैं एक्शनेबल क्लेम गुड्स में आएगा, तो जो रेगुलर बैच वाले बच्चे याद करना, आपको मैंने एक्शनेबल क्लेम के बारे में बताया था जी। अच्छा, आपको मैंने एक्शनेबल क्लेम के बारे में बताया था, याद करो। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है, एक्शनेबल क्लेम का मतलब ऐसे क्लेम जिनके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं होती बट एक्शन पॉसिबल होता है। जिनके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं है बट एक्शन पॉसिबल होता है, उसको एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम। अब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करना एक्शनेबल क्लेम है, रेंट रिसीव करना एक्शनेबल क्लेम है, अनसिक्योर्ड डेट एक्शनेबल क्लेम है, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ये सब एक्शनेबल क्लेम है। ये सब गुड्स वाली कैटेगरी में आएगा जी। और क्या गुड्स में आएगा जी? ग्रोइंग क्रॉप हो गया, ग्रास हो गया, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, ये इससे कनेक्टेड है, मतलब पेड़ों की बात कर रहे हैं। विच आर एग्री टू बी सीवियर्ड, विच आर एग्री टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, मतलब इसको आप अलग करके बेचोगे, इसको आप साथ लगा लगा नहीं बेचोगे। मतलब पेड़ पौधे होते हैं जो मान लो घास वास होती है, ये भी गुड्स वाली कैटेगरी में आएगी। अगर आप सप्लाई करने से पहले इनको आप काट देते हो तो फिर ये गुड्स वाली कैटेगरी में आ जाएगी। सर्विस वाली कैटेगरी में क्या है? सर्विस का मतलब होता है, सर्विस मींस एनीथिंग, किसको छोड़ के? गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी को छोड़ के। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मनी एंड सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विस है। भाई मनी और सर्विस, सर बैटिंग गैम्बलिंग में कैसे एक्शन ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल लीगल है जी। आप जाओ, गोवा के अंदर बैटिंग होती है, किसने बोल दिया इलीगल है? जिस तरह से तुम करते हो वो इलीगल होती है मेरे बच्चे। आर प्रॉपर कैसीनो बने हुए हैं गोवा के अंदर, तो वहां पे बैटिंग होती है, गैम्बलिंग होती है, तो कुछ लीगल अड्डे हैं, वहां पे जाके खेलोगे तो ऑब्वियस सी बात है। अगर इलीगल होती तो फिर बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी की इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स कैसे चार्ज कर रही है, जब सारी बातें गवर्नमेंट को पता है? फिर तो वहां पर हाईएस्ट टैक्स लगाना चाहिए ना, 78% वाला। तो लीगल होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा इलीगल ही होती है, लीगल वाली कैटेगरी के अंदर भी आती है, बस ध्यान दो। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो यहाँ पे सर्विस में सब कुछ आएगा, सर्विस में बस गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी नहीं कवर होंगे। तो मनी और सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विस है, मनी और सिक्योरिटी पे कभी जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, अब गवर्नमेंट कह रही जिस एक्टिविटी में मनी का यूज होगा, या अगर आप मनी को कन्वर्ट करोगे और वहां पे सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज हो रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट कह रही फिर वो सर्विस वाली कैटेगरी में कवर होगा, उस पर हम जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। यह बता किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, मनी का यूज होगा, तो मनी का यूज कहां पे होता है जी? जैसे एग्जांपल दूं, मुझे नहीं पता आप में से किनको बच्चों को पता है, अगर आपने कभी ड्राफ्ट बनवाया हो तो ड्राफ्ट बनवाने में सेपरेट कंसीडरेशन देना पड़ता है। मुझे नहीं पता, आपको आइडिया नहीं आइडिया? आपने कभी बैंक से लोन लिया हो, लोन के साथ में इंटरेस्ट भी लगता है, लोन के साथ में उस लोन की जो फाइल होती है उसकी फाइलिंग फीस भी होती है, दैट इज सेपरेट कंसीडरेशन। आपने अगर डीमैट अकाउंट से शेयर खरीदे हो, डीमैट अकाउंट के थ्रू शेयर बेचे हो, तो डीपी चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज होती है, डीमैट वाले कुछ ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, दैट इज सेपरेट कंसीडरेशन। मतलब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जहां पर भी सेपरेट कंसीडरेशन होगा वहां पे जीएसटी की बातें होंगी, जितना दिया अगर उतना ही वापस आया वहां पे जीएसटी की बातें नहीं। तो लोन के अमाउंट पे जीएसटी नहीं है, लोन का जो इंटरेस्ट है, लोन की जो फाइलिंग फीस है उस पे जीएसटी हो सकता है। और ड्राफ्ट के अमाउंट पे जीएसटी नहीं है, ड्राफ्ट के लिए जो कमीशन है उस कमीशन पे जीएसटी हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो मतलब गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि जहां पर मनी का यूज कर रहे हो, जैसे रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है,
डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो भैया जो मनी चेंजर एजेंट होते हैं ये बीच में कमीशन भी तो कमाते हैं। तो जब तुम मनी का कन्वर्जन करते हो बीच में कमीशन होती है, उस कमीशन पे गवर्नमेंट कह रही जीएसटी की बात होगी, क्योंकि उसको हम सर्विस मान के चलेंगे। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? ठीक है सर। एक्शनेबल क्लेम, मेरे बच्चे एक्शनेबल क्लेम का मतलब दोबारा बोल देता हूं। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है ऐसे क्लेम जो अनसिक्योर्ड होते हैं बट उसके अगेंस्ट में एक्शन पॉसिबल होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अनसिक्योर्ड लोन हो गया, बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी हो गया, राइट टू रिसीव रेंट हो गया, राइट टू रिसीव इंश्योरेंस क्लेम हो गया। ये सब के सब एक्शनेबल क्लेम वाली कैटेगरी में आते हैं जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। देखो यहां पर वही लिखा है जी, तो वही अगर मतलब फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, मतलब डीमैट अकाउंट की बात कर रहे हैं कि डीमैट अकाउंट में अगर कोई कमीशन है, ब्रोकरेज है, उस पर जीएसटी की बात होगी जी। अब यहां पे आ जाओ, देखो जी एक तरफ लिखा है गुड्स और एक तरफ लिखा है सर्विस। अब गुड्स मींस वही एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम। सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी बट एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, जहां पर सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज होगा उसको हम सर्विस वाली कैटेगरी में कवर करेंगे। ठीक है, जैसे अब यहां पे आओ, देखो मूवेबल, मूवेबल का मतलब एज सच, कि मूवेबल का मतलब होता है जो चीज जैसी है अगर वैसे की वैसे मूव हो रही है तब उसको मूवेबल वाली कैटेगरी के अंदर मानना, नहीं तो मूवेबल मत मानना जी। अब देखो मनी में, वही मनी में सारी करेंसी आएगी, बट मनी में ना एक करेंसी नहीं आएगी, ऐसी करेंसी जिसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है उसको मनी में कवर नहीं करेंगे। आप मेरे को बताओगे न्यूमिस्मेटिक वैल्यू का मतलब क्या होता है जी? सर एग्जाम में गुड सर्विस एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, 100% पूछ सकते हैं, है नहीं? फटाफट से मुझे बताओ, मेरे को बताओ ऐसी करेंसी जिसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है वो यहां पे कवर नहीं होगी। बताओगे न्यूमिस्मेटिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही बात है, न्यूमिस्मेटिक वैल्यू का मतलब होता है जिसकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर नहीं है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर देना। जैसे मेरे पास ना यहां पर एक नोट है, मेरे पास यहां पर एक नोट है। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, मेरे पास यहां पर एक नोट है, ये लो, ये देखो जी आपके सामने ए ये राज। मेरे को एक बात बताओ, ये सामने है जी, एक बार देख के बताना ये कितने रुपए का नोट तुम्हें दिख रहा है जी? एक बार देख के बताओ ये नोट तुम्हें कितने रुपए का दिख रहा है? कितने का? 100 रुपए का दिख रहा है। अच्छा इसके फेस पर वैल्यू कितनी लिखी है यहां पर? इसके फेस पर यहां पर वैल्यू कितनी लिखी है? जल्दी बोलो, फेस पर वैल्यू कितने की लिखी है? फेस पर वैल्यू 100 रुपए। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो फेस वैल्यू 100 रुपए, मार्केट वैल्यू 100 रुपए, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा यह मनी है, इस पे जीएसटी की बातें नहीं होंगी। तो मतलब जो तेरी ऐसे नोट खींच रहा है, नोट खींच रहा है, ले ये ले, नहीं ले ले, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, ले ले भाई पकड़ ले, ले ले पकड़, पकड़ ना, अब पकड़ के दिखा, ले नोट ले ले भाई, ये ले, एक मिनट रुक यार, ये ले ले भाई, और ले ले, ले पकड़, नालायक। इधर सुनो ध्यान से, तो जो इसके फेस पर वैल्यू है गवर्नमेंट करी वही इसकी वैल्यू है, तो फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है, तो गवर्नमेंट ने कहा इस पे कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? अच्छा अब मेरे पास ना, मेरे पास आपको दिखाता हूं, मेरे पास यहां पर ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो, ये दिख रहा है जी, क्या है जी? सोच के बताओ ये क्या है जी? जल्दी बोलो ये क्या है? ये तुम्हें अगर दिख रहा हो फटाफट से बोल दो, ये क्या है? ये 1 रुपए का नोट है जी, ये 1 रुपए का नोट है, ये 1 रुपए का नोट है, सन 2018 का नोट है। अब इसकी वैल्यू मार्केट में मैं बता दूं, अगर 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 ये बहुत पुराना है, उसकी वैल्यू मार्केट में 1 रुपए नहीं होगी। आज 1 रुपए का नोट कई लोग 500-500 रुपए भी लेने को तैयार बैठे हैं सर। और 50 पैसे, 25 पैसे, 1 आना, 2 आना जो बहुत टाइम पहले चलते थे और वो बहुत कॉस्टली हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है इसकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर कई बार नहीं होती, तो यहां पर गवर्नमेंट कह रही इसको बोलते हैं मनी से बाहर, ये मनी में कवर नहीं होगा, यहां पे जीएसटी की बातें हो सकती है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो यहां पर गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाह रही है। तो यहां पर है यूनिक नंबर, पता नहीं कहां यूनिक नंबर है, 011001, ये नंबर है इसका, पता नहीं। तो यहां पर क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो कोई ओल्ड कॉइन्स होते हैं, तो पुराने जमाने के सिक्के होते हैं, इस पे गवर्नमेंट कह रही यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, इस पे कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है।
सिक्योरिटी क्यों बाहर है गुड्स की? क्योंकि वहां पे एसटीडी लगता है जी। सिक्योरिटी के ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, इसलिए वो यहां से बाहर है, उस पर कोई भी जीएसटी की बातें नहीं है जी। डन? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? ओल्ड कॉइन्स ही आते हैं मेरे बच्चे, इसमें और क्या एग्जांपल होंगे? ये ओल्ड कॉइन्स ही आते हैं। अब ओल्ड कॉइन्स के एग्जांपल तुम जो मर्जी ले सकते हो जी, पुराने जमाने के सिक्के अब जो तुम्हारे पास हैं वो सारे के सारे यहां पर आएंगे जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब सिक्योरिटी में देखो जी, सिक्योरिटी में वही शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव, फ्यूचर, ऑप्शन, ये सब कुछ सिक्योरिटी में कवर हो जाएगा। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है लीगल राइट टू क्लेम ए डेट और मनी फ्रॉम सम विच कैन बी इन्फोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ। अब जैसे अनसिक्योर्ड डेट हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, बैटिंग, लॉटरी, ऑनलाइन गेम्स, कैसीनो, हॉर्स रेस, ये सब के सब जो हैं ये आपके एक्शनेबल क्लेम वाली कैटेगरी में आते हैं। ये सब के सब एक्शनेबल क्लेम वाली कैटेगरी में आते हैं। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब यहां पे एक बार चेक करना। अच्छा, एक बच्चा कहता है सर जो ट्रांजैक्शन मनी की है, आपने बोला उस पर जीएसटी नहीं है क्योंकि मनी ना तो गुड्स है ना सर्विस है। बिल्कुल सही बात है। फिर आपने बोला कि जिन ट्रांजैक्शन में मनी का यूज हो रहा है वहां पे जीएसटी हो सकता है क्योंकि वहां पे सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज होगा। तो सर ऐसे कौन से केसेस होंगे जिनको हम ये बोलेंगे कि ये ट्रांजैक्शन मनी की है और जिनको हम ये बोलेंगे मनी की नहीं है? अब जो ट्रांजैक्शन मनी की है पहले वो समझो, उसमें एग्जांपल कौन कौन से? जैसे मनी डिपॉजिट इन बैंक। मैं आपसे बस एक बार जानना चाहता हूं, आपको बैंक में पैसे जमा करवाने हैं 5 लाख रुपए, क्या पैसे जमा करवाने के पैसे लगते हैं? ये बता दो बस, मुझे आइडिया नहीं है, आपको ज्यादा आइडिया होगा, बैंक अगर जाते होंगे। अगर मुझे अपने खाते में 5 लाख रुपए जमा कराने हैं, क्या मेरे खाते में 5 लाख रुपए जमा करवाने के क्या बैंक अलग से मुझसे कोई पैसे चार्ज करता है? नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता जी, बिल्कुल भी नहीं करता। अच्छा, अगर वो नहीं करता, मैंने 5 लाख रुपए जमा कराया अपने बैंक में, तो मेरे बैंक में जमा भी कितने होंगे? अगर मैंने बैंक को 5 लाख रुपए दिए तो बैंक मेरे खाते में कितने रुपए डालेगा? 5 लाख रुपए डालेगा। तो क्या मैंने कुछ सेपरेट बैंक को दिए? नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा इसमें कोई जीएसटी की बातें क्यों होंगी भाई? ये तो प्योर मनी है, प्योर मनी है, जो दिया उतना ही तुम्हारे बैंक में जमा हो गया, कुछ एडिशनल तो है नहीं, यहां पे जीएसटी किस पे लगाएंगे? फिर अगर आपने पैसा बैंक से विड्रॉ किया, अगर आपने 1 लाख विड्रॉ करना है तो वो 1 लाख ही आपको देगा, प्योर मनी है, उस पर कोई जीएसटी नहीं है। फिर अगर मान लो आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, जितने का चेक है उतने पैसे ही जमा होंगे, प्योर मनी है, कोई जीएसटी नहीं है। आज अगर मैंने तुम्हें 500 रुपए का नोट दिया, तुमने 100 के 5 नोट मुझे दिए, तो मैंने 500 दिए, तुमने मुझे 500 रुपए दिए, प्योर मनी है, कोई जीएसटी की बात नहीं। तो बच्चा कह रहा है फिर जीएसटी कहां लगेगा? जैसे एग्जांपल देता हूं, लोन हो गया, अब वही हो गया ना लोन। अब लोन के बदले में क्या है? इंटरेस्ट है। लोन के बदले में क्या है? फाइलिंग फीस है, एडिशनल कंसीडरेशन है, तो जीएसटी की बातें हो सकती हैं। मान लो कन्वर्जन ऑफ डीडी, आपने डीडी को कन्वर्ट किया तो डीडी के लिए कमीशन चार्ज होती है, उस पर जीएसटी। आपने कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू फॉरेन करेंसी, रुपीज को डॉलर, रुपीज को पाउंड, उसके लिए ब्रोकरेज मनी चेंजिंग वालों ने ली, उस पर जीएसटी की बातें हो सकती हैं। आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डिले की है, उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है, लेट फीस लग रही है, उस पर जीएसटी की बातें गवर्नमेंट कह रही यहां पे हो सकती हैं क्योंकि वो उसके एडिशनल में है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग फीस हो गया, जब लोन सैंक्शन होता है तो उसकी प्रोसेसिंग फीस होती है, उस प्रोसेसिंग फीस पे जीएसटी की बातें हो सकती हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं जी, ज्यादा इसको डिटेल में लेके नहीं जाते क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमें अब रिवीजन करनी है। तो कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि जहां पर कुछ सेपरेट कंसीडरेशन होगा, उस सेपरेट कंसीडरेशन को सर्विस माना जाएगा, उस पे जीएसटी लगेगा। और जहां पर कोई सेपरेट कंसीडरेशन नहीं है, जितना दिया, अगर मान लो जितना दिया अगर बदले में उतना ही मिला, तो फिर गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि वो मनी है, उस मनी पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट बस इतनी सी बात कह रही है। तो दो बातें हमें चेक करनी है, क्या मनी में कवर होगा और क्या मनी में कवर नहीं होगा, ये दो बातें हमें यहां पे लेके चलनी है। क्या क्लैरिटी आ रही है? तो यहां पर देखो जी, अब एक बार मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखा देता हूं जी। यहां पे देखो, ये रहे एग्जाम्पल्स, अब ये रहे एग्जाम्पल। हाँ, चेक डिस ओनर होने पर जो चार्जेस लगते हैं उस पर जीएसटी की बातें हो सकती हैं। अब एक बार यहां पे देखो जी, अब एक बार यहां पे देखो, ये लो, इधर देखो ध्यान से जी,
यहां पे एक बार चेक करो, देखो जी। पहला लेंडिंग, लेंडिंग का मतलब अगर आपने वही लोन की बात हो रही है। अब देखो लोन में दो केस है, या तो बैंक से लोन लिया या अदर पर्सन से लोन लिया इन फॉर्म ऑफ एडवांस या लोन। अब प्रोसेसिंग फीस है, फाइलिंग फीस है और फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है। तो प्रोसेसिंग फीस और फाइलिंग फीस पे जीएसटी, ये सर्विस है, इस पे जीएसटी लगेगा। अब जो इंटरेस्ट है ये सर्विस है, बट याद करो हमने एग्जम्पशन किया था, एग्जम्पशन वाले चैप्टर में इंटरेस्ट पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। एग्जम्पशन वाले चैप्टर में इंटरेस्ट पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, उस पे जीएसटी नहीं लगना, ये बात ध्यान दो। तो वैसे एडिशनल कंसीडरेशन है, बट गवर्नमेंट ने कहा इंटरेस्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, तो लोन पे दिया हुआ इंटरेस्ट जीएसटी में एग्जम्प्ट होता है। प्रोसेसिंग फीस और फाइलिंग फीस जो है उस पे जीएसटी लगेगा जी। उसके बाद देखो जी, यहां पर नेक्स्ट बात हो रही है, कार्ड हो गया। अब कार्ड इशुएंस चार्जेस, एनुअल चार्जेस, मेंबरशिप फीस, सर्विस है, जीएसटी लगेगा। और जो क्रेडिट कार्ड, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो क्रेडिट कार्ड का यहां पर इंटरेस्ट है तो उस पे यहां पे जीएसटी लगेगा। लोन के इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं है, बट क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब यहां पे देखो क्रक्स क्या आएगा जी। अब क्रक्स से निकल के आ रहा है, लोन एडवांस का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है और क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट नहीं है, उस पे जीएसटी की बातें होंगी जी। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपको यहां पे निकल के आ रहा है। अब यहां पे मनी चेंज वाले केस में आओ जी। अब मनी चेंज वाले केस में आओ, अगर मनी चेंज हो रही है जैसे रुपीज से डॉलर, डॉलर से रुपीज, अब अगर मनी चेंज हो रही है, अगर मनी चेंज बैंक से कस्टमर के बीच में हो रही है तो गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी एप्लीकेबल होगा। या ऑथराइज डीलर से कस्टमर के बीच में हो रही है, जीएसटी लगेगा। बट अगर मनी चेंज हो रही है बैंक से बैंक के बीच में, या बैंक से ऑथराइज डीलर, या ऑथराइज डीलर से बैंक, या ऑथराइज डीलर से ऑथराइज डीलर, अगर इसके बीच में मनी चेंज हो रही है, फिर गवर्नमेंट ने कहा उसके मार्जिन अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब सिंपल सी बात ये निकल कर कि अगर मनी चेंज कंज्यूमर के साथ है तो फिर तो वहां जीएसटी की बातें हो सकती हैं। अगर ये लोग आपस में मनी चेंज कर रहे हैं और कुछ पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे को जीएसटी एग्जम्प्ट किया हुआ है, उस पैसे पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? डन, लॉक कर दें जी। चलो जी, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं जी, आप इन एग्जाम्पल को देख सकते हो कि इसमें से क्या क्या गुड्स बनेगा और क्या क्या सर्विस बनेगा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट आपके पास है, देन फिर हम सप्लाई का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप 2 मिनट के अंदर ये सारे एग्जाम्पल एक बार फटाफट से देख लो, और अगर किसी में डाउट है तो मुझे बता दो।
इधर आओ, पेपर कब है तुम्हारे? पेपर कब है तुम्हारे? पेपर कब है? पेपर कब है? 11 दिन नहीं है तो 21 दिन जीएसटी होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। तो बेटे मैराथन चल रही है, 2 मैराथन अगर 12-12 घंटे की लेता तो उसमें स्पीड थोड़ी सी से और ज्यादा होती। अभी तो हम गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में घूम रहे हैं। इधर सुनो ध्यान से, एक बात मेरे को सोच के बताओ। यहां पे देख लो, पहले तो बिल्डिंग की बात करो। गुड्स क्या है ये बताओ, गुड्स क्या है? गुड्स किसे कहते हैं? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल का मतलब क्या होता है? मूव एज सच, जो जैसा है अगर उसको वैसा ही मूव कर सकते हो तब तो वो गुड्स है। मैं आपसे बस एक बात जानना चाह रहा हूं, क्या बिल्डिंग मूवेबल है? क्या बिल्डिंग मूवेबल है? नहीं है। अगर बिल्डिंग मूवेबल नहीं है तो ये गुड्स तो नहीं है। सर्विस किसे कहते हैं? सर्विस किसे कहते हैं? सर्विस किसे कहते हैं? सर्विस का मतलब होता है, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी। तो सर्विस में कुछ भी कवर होगा गुड्स मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के। जब बिल्डिंग गुड्स नहीं है, जब बिल्डिंग मनी नहीं है, जब बिल्डिंग सिक्योरिटी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बिल्डिंग सर्विस है ना। और भाई रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग पे क्या सर्विस वाला जीएसटी नहीं लगता? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, याद करो शेड्यूल नंबर 2, उसके अंदर हम सर्विस की सप्लाई नहीं मानते इसको। तो बिल्डिंग सर्विस है तो पहले सर्विस बनेगी तो आगे जाके आएगी ना। अगर तुम बिल्डिंग को गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर निकाल दोगे तो बिल्डिंग पे जीएसटी एप्लीकेबल कैसे करोगे भाई? उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ, लैंड। अब लैंड मूवेबल नहीं है, अगर मूवेबल नहीं है तो गुड्स नहीं है, अगर गुड्स नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है वो सर्विस है, क्योंकि सर्विस मींस एनीथिंग। सर्विस मींस एनीथिंग। सेम टेलीकॉम टावर, अब घरों की छत पे इतने बड़े बड़े टेलीकॉम टावर लगे होते हैं, मूवेबल थोड़ा होते हैं वो मूवेबल नहीं हो सकते। वो जैसे हैं वैसे के वैसे मूव नहीं हो सकते, इसलिए वो इमूवेबल वाली कैटेगरी में आते हैं। अगेन अगर वो इमूवेबल हैं तो सर्विस वाली कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिर वही, इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन लोन सर्विस वाली कैटेगरी में कवर होगा, बट वो एग्जम्प्ट है। क्रेडिट कार्ड का लोन जो वो सर्विस में है बट वो उस पर जीएसटी लगेगा, वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है जी। और फिर पॉइंट सेंट्रलाइज एसी। अगेन अब सेंट्रलाइज एसी जो है, तो सेंट्रलाइज एसी क्या है बताओ? सेंट्रलाइज एसी तो एक बार लग गया, उसका मूव कैसे कर सकते हो? एज सच मूव नहीं कर सकते, जैसा है वैसे का वैसा मूव नहीं कर सकते। और मूवेबल का मतलब होता है मूव एज सच, तो जैसा है अगर वैसे का वैसा मूव नहीं हो सकता तो मूवेबल नहीं है। इट मींस वो इमूवेबल है। अगर वो इमूवेबल है तो उस पर जीएसटी क्यों लगेगा जी? तो वो सर्विस वाली कैटेगरी में कवर होगा, गुड्स वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। लगेगा तो सर्विस वाला जीएसटी लगेगा, गुड्स वाला जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है बस, और तो यहां पे कुछ है ही नहीं चाहिए। अब लॉटरी को तो मैंने बोल ही दिया, लॉटरी तो एक्शनेबल क्लेम है। अगर लॉटरी एक्शनेबल क्लेम है तो वो गुड्स वाली कैटेगरी में आएगा जी। प्रोसेसिंग फीस पे जीएसटी लगता है जी, प्रोसेसिंग फीस जीएसटी में एग्जम्प्ट नहीं होती। इंटरेस्ट जीएसटी में एग्जम्प्ट होता है, प्रोसेसिंग फीस जीएसटी में एग्जम्प्ट नहीं होती जी। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक बार बच्चा कह रहा है 6 बता दो, एक बार 6 देते हैं। डीपी चार्जेस, अभी मैंने कम से कम 3 बार बताया। डीपी चार्जेस मेरे बच्चे, डीपी चार्जेस मतलब कमीशन। अब जो शेयर्स खरीदने पर या बेचने पर कमीशन है, उस कमीशन को तो सर्विस मानोगे ना। शेयर्स को गुड्स और सर्विस से बाहर निकाला है, बट शेयर्स को बेचने पर जो कमीशन है वो तो सर्विस है, उस पर तो जीएसटी लगेगा जी। चलो अब इसको हम पैक कर रहे हैं जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, मेरे ख्याल से ये बातें आपकी हो चुकी हैं। अब यहां पे आ जाओ फाइनली, अब हम यहां पे सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी। ठीक है ना, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब यहां पर हमने कुछ नहीं किया, ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटा यहां पर हुआ, जिसके अंदर हमने क्या किया, गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन की है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है जी, पैक करें इसको जी। डन जी, कोई दिक्कत तो नहीं है?
चलो ओल्ड कॉइन्स वाला मेरे बच्चे, ओल्ड कॉइन्स क्या है? ओल्ड कॉइन्स मनी में कवर नहीं है तो जीएसटी लगेगा और ऑब्वियस ही बात है सर्विस वाला जीएसटी एप्लीकेबल होगा जी। चलो इधर देखो ध्यान से, अब जो बच्चा एक मैसेज को 2 बार से ऊपर करेगा वो बच्चे को आप बाय बाय बोल दोगे, वो बच्चा यहां से चैट से निकल जाएगा। ठीक है, एक बच्चा अगर एक मैसेज को 2 बार से ऊपर लिखेगा तो वो टाटा हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना मेरी बात को। चलो अब सुनो ध्यान से, अब यहां पे आ जाओ, अब इधर देखो सप्लाई। अब थोड़ा सा ना शांत होके बैठना यार, ठीक है, अब थोड़ा सा ना शांत होके बैठना, क्योंकि अब जो हम कर रहे हैं वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से 5 नंबर में एक क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा तुम्हारे एग्जाम के अंदर। ठीक है जी, 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में कंफर्म यहां से बनेगा, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अब ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर हमारा सप्लाई का है। पहले समझो सप्लाई की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है भाई, सप्लाई का चैप्टर मैं तुम्हें इतना इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं और ये क्यों कह रहा हूं इसको ध्यान से समझो, क्यों कह रहा हूं इसको ध्यान से समझो, वो बहुत जरूरी है। मैं आपसे बस एक बार जानना चाहता हूं, आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब इंडिया में जीएसटी नहीं था तो उससे पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, तो जो बहुत सारे टैक्सेस थे वो सेल पर भी थे, मैन्युफैक्चरिंग पर भी थे, सर्विस पर भी थे, एंटरटेनमेंट पर भी थे, तो काफी सारी अलग अलग आइटम्स पे लगते थे, उनको हम टैक्सेबल इवेंट बोलते थे उस टैक्स का। अब अगर इतने सारे टैक्सेबल इवेंट थे तो जीएसटी ने पहले तो वो खत्म किया। जीएसटी ने पहले कहा जी मेरी बात समझो, हमारे यहां पे इतने मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट नहीं है, हमारे यहां पे साहब जी एक ही टैक्सेबल इवेंट है और वो टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। सिंपल, हम तो सप्लाई को जानते हैं नहीं, हम और किसी को नहीं जानते। हां, अगर तुम्हें सेल पे जीएसटी लगाना है, अगर तुम्हें सेल पे जीएसटी लगाना है तो उसे सप्लाई में कवर करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग में जीएसटी लगाना है उसे सप्लाई में कवर करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट पे लगाना है तो सप्लाई में कवर करना पड़ेगा। मतलब जिस जिस चीज पे तुम्हें जीएसटी लगाना है अगर उनको सप्लाई में कवर करोगे तो जीएसटी लगाना, नहीं तो जीएसटी लगाने का सोचना भी मत। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सप्लाई पूरे जीएसटी की बैकबोन है, क्योंकि जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट ही सप्लाई है। जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट ही क्या है? सप्लाई। अब हमें सप्लाई के बारे में रिवाइज करना है। रेगुलर बैच में तो हम बहुत सारे लेक्चर इसके ऊपर लगाते हैं, बट अब इतने लेक्चर लगाने का टाइम नहीं है हमारे पास। मुश्किल से आज का 1 घंटा और हो सकता है अगली वाली क्लास का 1 घंटा हो, तो 2 घंटे हमारे पास है पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर तुम्हें सप्लाई के बारे में जानना है तो 2 सेक्शन तुम्हें रिकॉल करने हैं और 3 शेड्यूल तुम्हें रिकॉल करने हैं। 2 सेक्शन 3 शेड्यूल तुम्हें रिकॉल करने हैं। अब 2 सेक्शन 3 शेड्यूल तुम्हें कौन कौन से रिकॉल करने हैं? तो पहली बात तुम्हें जो रिकॉल करना है, एक तो सेक्शन नंबर 7 रिकॉल करना है, एक सेक्शन नंबर 8 रिकॉल करना है, एक शेड्यूल 1 रिकॉल करना है, एक शेड्यूल 2 रिकॉल करना है, एक शेड्यूल 3 रिकॉल करना है। बस तुम्हारा सप्लाई हो गया। तुम्हारा सप्लाई हो गया, तुम्हारा सप्लाई हो गया सेक्शन 7, सेक्शन 8, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। तो यहां पे ये पॉइंट निकल के आ रहा है कि यहां पर भैया कि यहां पर सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 है, शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 है। अब ये मुद्दा निकल के आ रहा है कि इन 5 में क्या है। और इवन एक बात और बताऊं, ये तीनों शेड्यूल जो है ना वो सेक्शन 7 के ही साथ है। मतलब ये तीनों शेड्यूल सेक्शन 7 से ही निकले हैं, इनका जन्म जो है वो सेक्शन 7 से ही हुआ है। तो मोटा मोटी 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। पर आज हमें क्या करना है? आज जो हम रिवाइज करेंगे, पहले जो मैं तुम्हें रिवाइज कराऊंगा वो सेक्शन 8 रिवाइज कराऊंगा। आज हम पूरा 8 करेंगे। आज हम 7 स्टार्ट नहीं करेंगे। 7 की थोड़ा सा हिंट आपको दे दूंगा। वैसे मैं क्लास के अंदर पहले 7 करवाता हूं फिर 8 कराता हूं, बट अभी रिवीजन के अंदर पहले 8 करेंगे फिर हम 7 करेंगे। पर तुम्हें थोड़ा स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ये जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 की हेडिंग है स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन 7 की हेडिंग है स्कोप ऑफ सप्लाई और सेक्शन 8 की हेडिंग है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्पोजिट, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, ये हमारा सेक्शन नंबर 7 है, ये हमारा सेक्शन नंबर 8 है। अब जो हमारा सेक्शन नंबर 7 है ना, जो सेक्शन नंबर 7 है उसमें टोटल मिला के 3 सब सेक्शन है। एक तो 7.1 है, एक 7.2 है और एक 7.3 है।
सुनते रहना बस मेरी बातों को, और बहुत तरीके से जो सिंसियर बच्चे हैं, बाकियों की बात नहीं कर रहा, जो सिंसियर बच्चे एक्चुअली पास होना चाहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं उन्होंने चैट बॉक्स बंद कर रखा होगा और सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि हमें उस 15% के अंदर आना जो रिजल्ट आ रहा है। 85 वाले बच्चे हम हमें उसमें आना नहीं है। तो 15% की लड़ाई चल रही है सर, 85 की लड़ाई नहीं है। 85 में तो वैसे भी आ जाएंगे, लड़ाई सिर्फ 15% की है। तो 7-1, 7-2, 7-3, 7-3 हमारे किसी काम का नहीं है, 7-3 हमारे काम का नहीं है, 7-1, 7-2 हमारे काम का है। अब जो 7-1 है उसमें एक 7-1 A है, उसमें एक 7-1 AA है, उसमें एक 7-1B है, और उसमें फिर यहां पे एक आपका जो है वो 7-1C है, और उसमें यहां पे एक जमाने में 7-1D होता था जो अब यहां पे खत्म हो चुका है। उसकी आत्मा जो है अब यहां पे आ चुकी है 7-1 के बीच में, यहां पे 7-1 A आ चुका है। क्या बात में समझ में आ रही है? तो यहां पे 7-1A, 7-1AA, 7-1B, 7-1C, और यहां पे 7-1A, ये बात क्लियर है? अब 7-1A, 7-1AA, 7-1B, 7-1C, ये चारों तुम्हें बताते हैं सप्लाई में क्या आएगा। इट मीन्स अगर तुम्हें लाइफ में या पेपर में कभी भी जानना हो कि जो ये क्वेश्चन दे रखा है क्या वो सप्लाई में आएगा, तो बस ये 4 पॉइंट याद रख लेना। या तो वो काम 7-1A में हो, या AA में हो, या B में हो, या C में हो, अगर है तो वो सप्लाई है। बस अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ कि जो 7-1 है वो ये बताता है सप्लाई में क्या आएगा। या तो मेरा काम 7-1 में आएगा, कब आएगा वो हम आगे जाकर रिवाइज करेंगे, या मेरा काम 7-1B में आएगा, कब आएगा आगे जाकर रिवाइज करेंगे, 7-1AA भी रिवाइज करेंगे, C भी रिवाइज करेंगे, बट कहीं भी आएगा तो इट मींस मेरा काम सप्लाई बन गया। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि सप्लाई होना ही सफिशिएंट नहीं है ना। अब सप्लाई तो बन गया, सप्लाई बनने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये सप्लाई जो है वो किसकी सप्लाई बनेगा। भाई सप्लाई तो बन गया, बट किसकी सप्लाई बनेगा? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है सप्लाई भी दो तरह की होती है, या सप्लाई होती है गुड्स की, या सप्लाई होती है सर्विस की, क्योंकि उसी के बेस पे रेट लगते हैं जी। उसी के बेस पे क्या लगते हैं? रेट लगते हैं। सर वो कैसे पता लगेगा कि ये सप्लाई तो है बट किसकी सप्लाई है? उसके लिए फिर 7-1 पिक्चर में आएगा, और 7-1 फिर यहां से रेफर करवाएगा शेड्यूल नंबर 2 को, और शेड्यूल नंबर 2 हमें बताएगा ये काम गुड्स की सप्लाई है या ये काम सर्विस की सप्लाई है। ये हो गया क्लासिफिकेशन का, ये क्लासिफिकेशन का हो गया। उसके बाद कुछ काम गवर्नमेंट ने ऐसे नोटिफाइड किए हैं जो गवर्नमेंट कह रही हम सप्लाई से बाहर निकालेंगे, हम सप्लाई से बाहर निकालेंगे। इट मींस इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, और ये सारी की सारी बातें शेड्यूल 3 में है, ये सारी की सारी बातें शेड्यूल 3 में है। अब मेरे को सारे बच्चे, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, बाहर कोई बेल बजी है, बाहर कोई आया है, इतने सारे के सारे बच्चे कमेंट करके फटाफट से यहां पे लिखो सेक्शन 7 में कौन कौन से सब सेक्शन है।
हो गया भाई, तेरा बहुत हो गया। हेलो 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 हेलो। ओ यार, आवाज नहीं आ रही थी मेरी, आवाज नहीं आ रही क्या? एंड आ रही है? अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, डन। बोला माइक बंद था मेरा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा था, पीछे पर्दे के पीछे से मेरी ये बात चल रही थी, पर्दे के पीछे से मेरी ये बात चल रही थी कि मैं ये बात कह रहा था कि एक बच्चा कह रहा है गाबे ओए गाबे ओए इधर आ इधर आ। भाई तू ये कह रहा है 7-1 A है, तू कह रहा है 7-1 AA है, तू कह रहा है 7-1 B है, तू कह रहा है 7-1 C है, तू कह रहा है 7-1 कैपिटल A है, तू कह रहा है 7-2 है, और तूने तो ये भी कहा था 3 शेड्यूल भी आएंगे, मैं कहा था। और गाबे देख, बात से मुकरी हो मत, बात से मुकरना नहीं है। तुमने ये भी कहा था 3 शेड्यूल का जन्म जो है वो सेक्शन 7 से ही होता है, मैं कहा बिल्कुल कहा था। अब सबसे पहला जन्म जो हो रहा है वो हो रहा है शेड्यूल 1 का, उसको जन्म देने वाला कौन है? 7-1 C है। सर शेड्यूल 1 का जन्मदाता कौन है? शेड्यूल 1 का जन्मदाता है सेक्शन 7-1 C। तो शेड्यूल 1 का माई बाप जो है वो 7-1 C है, 7-1 C से ही शेड्यूल 1 का जन्म होगा। ठीक है, हो गया। सर शेड्यूल 2 का जन्म कहां से हुआ? शेड्यूल 2 का जो जन्म हुआ वो हुआ 7-1 कैपिटल A से, ये शेड्यूल 2 को जन्म देने वाला है। सर शेड्यूल 3 को जन्म देने वाला कौन है? शेड्यूल 3 को जो जन्म देने वाला है वो 7 सब सेक्शन 2 है, ये आपका शेड्यूल 3 को जन्म देने वाला है। तो तीनों शेड्यूल को जन्म देने वाले आपके सामने हैं जी, मेरी बात समझ में आ रही है? तीनों शेड्यूल को जन्म देने वाले जो है वो आपके सामने हैं। 7-1 C ने जन्म दिया शेड्यूल 1 को, 7-1 कैपिटल A ने जन्म दिया शेड्यूल 2 को, और 7-2 ने आपका जन्म दिया शेड्यूल 3 को। ये सारी बातें आपकी यहां पे निकल के आ रही हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? क्या इसको हम पैक कर सकते हैं? चलो बहुत बढ़िया जी, यहां तक क्लियर है। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपका सामने हो गया सेक्शन नंबर 7 के, ठीक है। ये सारी की सारी बातें हमारी हो गई। अब इधर देखो ध्यान से, लास्ट टाइम सारे बच्चे बोलना, सप्लाई के बारे में कितने सेक्शन है? बोल मेरे बच्चे, बोल मेरे बच्चे, बोल बेटे, देख तू बोल सकता है, बोल 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 के देख। ऐसे कर, ऐसे कर, ई कर कर कर, हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रहा है। कितने शेड्यूल है? बोल बोलो कितने कितने? 3। कितने सेक्शन है? दो। ऐसे बोल, दो दो, ऐसे बोल, दो, हाँ दो 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 है ना। कौन कौन से? अब तू तो हिम्मत कर, बोलेगा तू, मैं कह रहा हूं कसम से तू बोल सकता है। कितने, कौन कौन से? सेक्शन 7, हाँ अच्छा लग रहा है ना, हाँ। सेक्शन 8, वेरी गुड। आगे कितने शेड्यूल हैं? 3। कौन कौन से? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। क्या बात है। हाँ अब ये बता, शेड्यूल 1 को जन्म देने वाला कौन है? बोल, हिम्मत कर, तू बोल सकता है, विश्वास रख अपने ऊपर। अरे जिंदगी में तू टेंशन मत लिया कर, अरे छोड़ तू जिंदगी को, बोल तू। टेंशन है, लाइफ एक बार है बेटे, कब नहीं पता, अगले मिनट का नहीं पता होता। इतनी आगे की मत सोच, अभी प्रेजेंट में जी। बोल, कोशिश कर बोलने की। शेड्यूल 1 को जन्म देने वाला कौन है? 7-1 C, बहुत बढ़िया। शेड्यूल 2 को जन्म देने वाला कौन है? 7-1 कैपिटल A, शाबाश।
शेड्यूल 3 को जन्म देने वाला कौन है? 7-2। वेरी गुड मेरे बच्चे, ये दिन तुझे याद रहेगा। ऐसे उदास मत बैठा कर, जिंदगी का भरोसा नहीं है मेरे बाबू, सही बता रहा हूं। खुश रहा कर और खुश ही रखा कर लोगों को। क्या फायदा ऐसे मुंह उदास करके, बता? कोई कुछ कुछ मिलेगा? टेंशन में हो रहा जाएगा। तू बोलता रहा कर मेरे बच्चे। अब यहां पे आ जाओ। ये सारी बातों के बाद ना, अब मैंने कहा था एक सेक्शन 8 भी है, और आज जो हम रिवीजन करेंगे वो सेक्शन 8 की रिवीजन करेंगे। तो एक बार ऐसा करते हैं, पहले सेक्शन 8 के बारे में देख लेते हैं। सेक्शन 8 क्या है? सेक्शन 8 है, वो कहता है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। आप में से कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है? किसी बच्चे को थोड़ा बहुत रेगुलर बैच याद आ रहा हो, किसी बच्चे को थोड़ा बहुत अगर रेगुलर बैच याद आ रहा हो कि कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बारे में कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा हो कि कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है, अगर आप मुझे बताना चाहते हो जी, बोलो बोलो बोलो। शाबाश शाबाश शाबाश, कोशिश करो बोलने की। है कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है? बोलो, बोलता क्यों नहीं है? नेचुरली बंडल और आर्टिफिशियल सप्लाई। नेचुरल और आर्टिफिशियल सप्लाई। अच्छा पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या मार्केट में आज गुड्स और सर्विस के कॉम्बो मिलते हैं? क्या मार्केट में आज गुड्स और सर्विस के कॉम्बो मिलते हैं? कॉम्बो बिल्कुल मिलते हैं जी। जैसे अगर मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जैसे ये देखो जी, आज ऐसा करते हैं गुड्स कॉम्बो। अब यहां पे गुड्स कॉम्बो सर्च कर लेते हैं और देखते हैं कॉम्बो ऑफर क्या क्या है। ओ भाई साहब, ये लो जी, ये लो। ओ भाई साहब कॉम्बो, लो जी कॉम्बो मिल रहा है जी यहाँ पे जी। यहाँ पे आपको कॉम्बो मिल रहे हैं बहुत सारे। ये देखो कॉम्बो ऑफर मिल रहे हैं जी। यहाँ पे एक बार चेक करो कॉम्बो ऑफर। बर्गर प्लस में आइस टी, राजमा चावल का कॉम्बो है, दाल मखनी प्लस में लच्छा पराठा, बल्ले बल्ले, पिज्जा प्लस में गार्लिक ब्रेड प्लस में ये हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बो, ये वाले कॉम्बो मिल रहे हैं जी। ठीक है। अच्छा फिर अगर आप किसी भी दुकान पे जाओगे तो मल्टीपल कॉम्बो मिलेंगे। मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ, जो ये कॉम्बो तुम्हें मिल रहे हैं, तो क्या ये कॉम्बो सारे के सारे नेचुरल कॉम्बो है या कुछ आर्टिफिशियल भी है? मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है क्या ये कॉम्बो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही देखने को मिलते हैं या कई कॉम्बो जबरदस्ती बनाए गए हैं? कई कॉम्बो जो है वो जबरदस्ती बनाए गए हैं। यार एक बात मेरे को बताओ, एक मिनट रुकना, मैं आपको ना एक बात दिखाता हूं। यहां पे ना एक बात चेक करो, जैसे मान लो परफ्यूम। अब इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे गुड्स कॉम्बो ऑन Amazon गिफ्ट। अब यहां पे एक बार चेक कर लेना जी। यहां पर एक बार देख लो, लो जी आ जाओ। कोई तुक बनता है? एक बात हो, इसका क्या तुक बनता है बताओ? कोई तुक बन रहा है केक प्लस में फोटो फ्रेम का? कोई तुक बन रहा है क्या? ये तो वही बात हो गई कि बर्थडे मनाने वाला कोई नहीं है, फोटो फ्रेम पे जिसकी फोटो है उसके गाल पे केक लगा के बर्थडे मना लो। क्योंकि मेरे पास किसी के गाल पे केक लगाने वाला कोई है ही नहीं। कोई तुक बन रहा है इसका? एक बात मेरे को बताओ, क्या तुक बन रहा है भाई? ये कप के साथ में ये जो केक बांट रहे हैं, क्या तुक बन रहा है इनका यार? नहीं, कोई तुक बन रहा है क्या? है एक बात तो, कोई तुक बन रहा है? ये जो आपने काजू के साथ बादाम रखे हैं और साथ में बीच में पटाखे रख दिए, क्या तुक बनता है इसका? क्या तुक बन रहा है इस कॉम्बो का? यार एक बात बताओ, क्या तुक बनता है इस कॉम्बो का? है और यहां पे देखो, ये लो कॉम्बो, ये लो। ये परफ्यूम के साथ में तुमने गले की माला टांग दी, साथ में तुमने हाथ में ब्रेसलेट ले दिया। तो ये सारे के सारे कॉम्बो ऐसे हैं जो मेजरली आर्टिफिशियल कॉम्बो है। मेजरली आर्टिफिशियल कॉम्बो है। तो गवर्नमेंट सिंपल सी बात ये बात कहना चाह रही है, अगर ये आर्टिफिशियल कॉम्बो है इसको मिक्स सप्लाई बोलेंगे। तो पहले सारे बच्चे समझना, कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में फर्क क्या होता है मेरे बच्चे। कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब ये होता है कि ऐसा बंडल जिसमें 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई जुड़ी होती हैं। जो नेचुरल बंडल होता है और उसमें से एक सप्लाई जो होती है वो प्रिंसिपल सप्लाई होती है। एक बार दोबारा बोलूंगा, ऐसा बंडल जो 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई का होता है, जिसमें एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होती है
और बंडल नेचुरल बंडल होता है, वो कॉम्बो जो है वो कॉम्पोजिट सप्लाई का होता है। मिक्स सप्लाई का मतलब होता है ऐसा कॉम्बो जो तुमने जबरदस्ती बनाया है, उसमें दोनों की दोनों सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई है, मे बी टैक्सेबल मे बी नॉन टैक्सेबल, फर्क नहीं पड़ता, और उनका सिंगल प्राइस तुमसे चार्ज किया जा रहा है, उसको मिक्स सप्लाई बोलते हैं। कॉम्पोजिट सप्लाई में सिंगल प्राइस है या नहीं है यह मैटर नहीं करता, बट मिक्स सप्लाई में सिंगल प्राइस का होना जरूरी होता है, बस ये पर ध्यान दो। अभी तुमने दिवाली का टाइम गया होगा यार, एक मिठाई जिसको देख के कई बार लोग मुंह मोड़ लेते हैं, मुझे लगता है उसकी भी एक जिंदगी है सोन पापड़ी की। कहां से कहां, कहां से कहां, कहां से कहां बेचारी भटकती है, और कई बार तो वहीं वापिस आ जाती है जहां से वो गई थी, सोन पापड़ी। बट आजकल लोगों ने एक ट्रेंड और स्टार्ट किया, सोन पापड़ी के साथ में काजू कतली और फिर डोडा बर्फी, ऐसा कॉम्बो बनाते हैं कि आप सोन पापड़ी भी छोड़ नहीं सकते। अब ये कॉम्बो क्या है, मिक्स सप्लाई तो है, क्योंकि सोन पापड़ी अकेली बिक नहीं पा रही, तो सोन पापड़ी को अब किसी के साथ बेचा जाएगा। सोन पापड़ी का जब तुम मार्केट में डब्बा लेने जाओगे तो बीच में तुम्हें काजू कतली भी दिखेगी, डोडा बर्फी भी दिखेगी, तुम्हें ऐसी मिठाइयां दिखेंगी जो तुम्हें लाला चाह लप लप कर देंगी, तो उस चक्कर में सोन पापड़ी को भी छोड़ नहीं सकते। सोन पापड़ी की वैल्यू इस बार बढ़ाई गई। मैंने देखा मिठाइयों की दुकान वालों को, मैंने मिठाई वालों से पूछा कि तुमने क्या किया, उसने कहा सोन पापड़ी को हमने उसकी इज्जत दी है, जो इज्जत सोन पापड़ी को मिलनी चाहिए थी, जो आज तक वो इज्जत नहीं मिल रही थी, हमने इस बार उसको इज्जत दी है, सोन पापड़ी भी लोग खाएंगे। ये सारी सारी मिक्स सप्लाई तो है, तो सारी मिक्स सप्लाई है, और मिक्स सप्लाई वाले केस में जो भी फिर गवर्नमेंट कहती है हाईएस्ट रेट होगा ना, तो पूरी सप्लाई की वैल्यू पे हाईएस्ट रेट लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। सर कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब क्या हो गया, लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग, एसी प्लस में रिमोट, टीवी प्लस में रिमोट, गोलगप्पे प्लस गोलगप्पे की चटनी, मोमोस प्लस मोमोस की चटनी, ये सारे के सारे कॉम्पोजिट सप्लाई हैं। तो जो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई होगी तो पूरी वैल्यू पर प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब एक बात मेरे को सारे बच्चे बताना, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे सारे बच्चे आओ जी, यहां पे एक बार देखो सारे के सारे बच्चे, यहां पे एक मिनट रुको, ये लो जी, यहां पे एक बार देखना। अब तो देखो री कॉम्बो, या तो कॉम्बो कॉम्पोजिट सप्लाई या यहां पर मिक्स सप्लाई। अब मैं एक बार पहले कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दूं आपको। यहाँ पे एक बार अगर आप डेफिनेशन चेक करोगे तो यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की लिखी है, ठीक है। 5 मिनट सारे बच्चे अब यहाँ पे बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है जी। आज आप बच्चे वो हो गए, बेंच मार्क को पूरा नहीं कर पाए 800 बच्चों का, तो क्लास नंबर 2 प्राइवेट ही रहेगी और क्लास नंबर 3 भी प्राइवेट हो जाएगी। फिर ये पब्लिक तब होंगी जब कल की क्लास में 800 बच्चों का बेंचमार्क अगर ब्रेक होगा। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ सब बच्चों से, ठीक है। हाँ वीजी सर प्लस में टैक्स, वीजी सर ही टैक्स है, टैक्स ही वीजी सर है। हाँ समझ में आ रही है मेरा बच्चा? इधर सुनो ध्यान से। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, यहाँ पे देखो रही, अब डेफिनेशन कॉम्पोजिट सप्लाई सेक्शन 230 में है, मिक्स सप्लाई जो है वो 274 में है। अब देखो कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब क्या है, कॉम्पोजिट सप्लाई, सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई, और जो बंडल जो है वो नेचुरली बंडल है, उसमें एक सप्लाई जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, बस ये पर ध्यान देना, ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। उसके बाद फिर यहां पर गवर्नमेंट ये बात कहती है, सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, ये नोट नेचुरली बंडल है। और जो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, जहां पे सिंगल प्राइस चार्ज होता है, ये सप्लाई जो है मिक्स सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर आती है, ठीक है जी। उसके बाद देखो की नोट देखो, यहां पे कॉम्पोजिशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सप्लाई में भी टैक्सेबल में भी नॉन टैक्सेबल। यहां पे सिंगल प्राइस का चार्ज होना जरूरी नहीं है, यहां पे सिंगल प्राइस का चार्ज होना जरूरी है। यहां पे वैल्यू जो लगेगी वो टैक्स कौन सा लगेगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है वही रेट लगेगा। और यहां पर क्या होगा, जो हाईएस्ट रेट होगा वही रेट यहां पे एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लो, अरे कर दूंगा पब्लिक भाई, 2 मिनट रुक जाओ, कर दूंगा, टेंशन मत लो यार, कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा, कोई बात नहीं, कर दूंगा। यहां तक बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है और फिर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दूंगा, तुम मुझे आंसर दोगे। क्वेश्चन ये है, सारे बच्चे मुझे आंसर देना,
सारे बच्चे मुझे आंसर देना। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सप्लाई, पहले एक बात तो कॉम्बो किसका हो सकता है? कॉम्बो, जल्दी बोलो, कॉम्बो किसका हो सकता है? गुड्स। आप में से आधे बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और ये मैं नहीं कह रहा, यूट्यूब कहता है। कम से कम इतना तो कर दिया करो, कम से कम नालायक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और घंटे का बटन दबा दो कि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए। इतना तो एहसान कर सकते हो। कैरी मिनाटे के चैनल को सब्सक्राइब करने वालों, हमें रैना के चैनल को सब्सक्राइब करने वालों, पढ़ने वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कॉम्बो जो हो सकता है, तो वो कॉम्बो हो सकता है गुड्स प्लस गुड्स का। कॉम्बो हो सकता है गुड्स प्लस में सर्विस का। कॉम्बो हो सकता है सर्विस प्लस में गुड्स का, और कॉम्बो हो सकता है सर्विस प्लस में सर्विस का। ठीक है, ये कॉम्बो यहां पे हो सकता है जी, ये कॉम्बो यहां पे हो सकता है। ठीक है, एक मिनट रुकना चाहिए। अब ये कॉम्बो जो है वो यहां पे हो सकता है, या तो कॉम्बो गुड्स प्लस गुड्स का होगा, या कॉम्बो गुड्स प्लस सर्विस का होगा, या कॉम्बो गुड्स प्लस सर्विस, या सर्विस प्लस गुड्स, या सर्विस प्लस सर्विस। अच्छा, क्या ये कॉम्बो हमेशा कॉम्पोजिट सप्लाई या हमेशा मिक्स सप्लाई होगा? हाँ जी, तो एक बात बताओ, क्या ये कॉम्बो हमेशा कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, ऐसा जरूरी है? मतलब मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अब ये गुड्स प्लस गुड्स है, तो क्या ये जरूरी है कि क्या ये कॉम्बो कॉम्पोजिट सप्लाई का ही बने? मतलब क्या ये कॉम्बो मिक्स सप्लाई का भी हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या अगर गुड्स प्लस सर्विस का कॉम्बो है, तो क्या ये कॉम्बो हमेशा मिक्स सप्लाई का ही बने? क्या ये जरूरी है, या ये कॉम्पोजिट सप्लाई का भी हो सकता है? हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं बस आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि मान लो एक कॉम्पोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, सारे बच्चे एक आंसर देना। अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है, तुम कैटेगराइज कहां करोगे? मेरे को सारे बच्चे आंसर देना। अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है, तुम कैटेगराइज कहां करोगे? मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं, अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है, कैटेगराइज कहां करोगे? तुमने अभी कहा था सर प्रिंसिपल सप्लाई में, यह बात बोली थी। अच्छा, अगर ये कॉम्बो मिक्स सप्लाई है, तो कैटेगराइज कहां करोगे? ऑब्वियस सी बात है, जहां पे हाईएस्ट जीएसटी का रेट होगा। अच्छा, एक बात और बताना, क्या प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स हो सकती है? हो सकती है। क्या प्रिंसिपल सप्लाई सर्विस हो सकती है? हो सकती है। अब मेरे को सारे बच्चे एक साथ में आंसर दोगे, जितने 650 बच्चा भी जो इस टाइम लाइव बैठा है, 650 के 650 बच्चा मुझे आंसर देगा। अगर एक प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स है या प्रिंसिपल सप्लाई सर्विस है, तो क्या इस कॉम्बो को मैं उसकी सप्लाई मानकर वो रेट लगा दूंगा? मैं भी कॉम्पोजिट सप्लाई की बात कर रहा हूं, अभी मैं मिक्स सप्लाई की बात नहीं कर रहा, मैं कॉम्पोजिट सप्लाई की बात कर रहा हूं कि अगर मेरा प्रिंसिपल गुड्स है, तो क्या पूरी की पूरी सप्लाई को क्या मैं इस गुड्स की सप्लाई मान लूंगा? मान लूंगा। अगर मेरी प्रिंसिपल सप्लाई सर्विस है, तो क्या पूरी की पूरी सप्लाई को मैं सर्विस की सप्लाई मान लूंगा? मान लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको गुड्स की सप्लाई मान लूंगा, इसको सर्विस की मान लूंगा। अच्छा, अब यहां पे आओ, अब मिक्स सप्लाई में आओ। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, मिक्स सप्लाई में क्या देखते हैं? हाईएस्ट रेट देखते हैं। सारे बच्चे बोलो, मिक्स सप्लाई में क्या देखते हैं? हाईएस्ट रेट देखते हैं। अगर मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट देखते हैं, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर हाईएस्ट रेट गुड्स पे है, तो पूरी सप्लाई को हम किसकी सप्लाई मानेंगे? गुड्स की मानेंगे। अगर मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट सर्विस का है, तो पूरी सप्लाई को हम क्या मानेंगे? उस सर्विस की सप्लाई मानेंगे, अकॉर्डिंगली जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि यहां पर हमें प्रिंसिपल सप्लाई देखना है, जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसके बेस पे कैटेगराइज करना है, और यहां पर हमें हाईएस्ट रेट देखना है, तो जो हाईएस्ट रेट है उसके बेस पे कैटेगराइज करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है। अब एक बात मैं तुमसे और पूछूंगा, लास्ट पॉइंट है बस, फिर उसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप मुझे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो एसी प्लस रिमोट। मेरे को सारे बच्चे बताना प्रिंसिपल क्या है। सारे बच्चे बताओ प्रिंसिपल क्या है? एसी प्लस में रिमोट, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है एसी, एसी का रेट लगेगा जी। प्रिंसिपल एसी है, एसी का रेट लगेगा। अच्छा, टीवी प्लस में इंस्टॉलेशन, प्रिंसिपल क्या है? टीवी,
तो टीवी का रेट लगेगा जी, टीवी का रेट लगेगा। अब आप मान लो यहां पर बात करते हैं फेशियल ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस। अब मान लो फेशियल, अब फेशियल में गुड्स भी है जो वो क्रीम व्रीम लगती होगी, और फेशियल में सर्विस भी है। बताना प्रिंसिपल क्या है जी, सारे बच्चे बोलो, बताओ प्रिंसिपल क्या है? सर्विस है। तो जो सर्विस का रेट होगा वो रेट लगेगा, क्योंकि सर्विस प्रिंसिपल है, गुड्स प्रिंसिपल नहीं है। फेशियल जो है वो सर्विस वाली कैटेगरी में आता है, तो सर्विस का रेट लगेगा जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक लोग कर दूं। अब मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, आपने प्रिंसिपल सप्लाई बोला, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगा दिया, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। बट जीएसटी में, बहुत कान खोल के सुनना जी, अब जीएसटी में गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है, अगर गवर्नमेंट ये बात कह रही है जीएसटी में कि दो केस ऐसे हैं जहां पर हमेशा हम सर्विस की सप्लाई मानेंगे, जीएसटी में दो केस ऐसे हैं जहां पर हमेशा हम सर्विस की सप्लाई मानेंगे, हम वहां पे गुड्स की सप्लाई मान ही नहीं सकते। कोई मेरे को बताएगा वो दो केस कौन से हैं? सारे बच्चे मेरे को फटाफट से बताओ वो दो केस कौन से हैं कि जहां पर हमेशा हम सर्विस की सप्लाई मानेंगे। अब देखता हूं रेगुलर बैच किस किस बच्चे ने सही तरीके से पढ़ा हुआ है। हाँ जी, याद है किसी को? हाँ यार, एक बार आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड यार। सर कहाँ जा रहे हैं भाई? तुम क्या जानो, जब अकेला आदमी घर में अकेला हो, उसकी छोटी छोटी बीवी, छोटे छोटे बच्चे मायके में हो, क्योंकि वहां पर हमने घर लिया, वहां पर हम रहना स्टार्ट करेंगे फरीदाबाद कुछ दिन के बाद, वो वहां पे काम करवा रही हो, और अकेला इंसान एक घर में क्लास ले रहा हो, घंटियां बज रही हो बाहर की, खोलने जाना हो, गेट खोलना हो, तुम क्या जानो अकेला आदमी को जब झाड़ू मारना पड़े, पोछे मारने पड़े, सब कुछ साफ सफाई करनी पड़े, कपड़े धोने पड़े, तुम क्या जानो उसका दर्द। दर्द अकेला आदमी ही जान सकता है। हमें बार बार नालायक यहाँ पे घंटी मार रहे हैं, मैंने कहा यार रुक जाओ यार थोड़ी देर यार। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये आ रहा है। पूरी क्लास से क्वेश्चन ये आ रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों आ रहा है? क्वेश्चन यो निकल के आ रहा है कि दो चीजें मैंने कहा था इनको हमेशा सर्विस की सप्लाई मानते हैं। बताओ, एक तो आपने बोला रेस्टोरेंट, हाँ जी, एक तो आपने बोला रेस्टोरेंट, और दूसरा आपने क्या बोला? वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो रेस्टोरेंट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉम्पोजिट सप्लाई, है ये कॉम्पोजिट सप्लाई, बट इनको हमेशा हम सर्विस की सप्लाई मानेंगे, इनको कभी भी हम गुड्स की सप्लाई नहीं मान सकते, चाहे गुड्स प्रिंसिपल ही क्यों ना हो, चाहे गुड्स प्रिंसिपल ही क्यों ना हो। बस ये बात ध्यान दो, ये बात दिमाग में लेके चलना चाहिए। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? सर शादी में बाद ही हाल क्या हो गया मत। बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कमी ना याद आए। इधर देखो ध्यान से, आ जाओ फटाफट से आओ। अब आप मुझे यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे ना एग्जाम्पल ये देख लो पहले, ये देखो जी। अब मैं कोई बताना, जिसमें डाउट होगा ना एक बार लिखते रहना, फिर बाद में एक बार इकट्ठे बताना मेरे को। जिसमें डाउट होगा एक बार लिखते रहना और फिर मुझे बाद में इकट्ठे बताना। ये लो, हाँ जी सारे बच्चे फटाफट से एक बार यहां पे देखो, फटाफट से जल्दी।
बोलो 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 बोलो। कोई डाउट तो नहीं है? आगे नेक्स्ट नेक्स्ट। आज कौन सा वर्ड? अच्छा, मारी छोरियां चोरों से कम है के? हैं? नहीं, मारी छोरियां चोरों से कम है के? हैं? क्या कहने लाग रहे हो भाई? जल्दी तो फटाफट से आंसर दो जी। लोरी ऊपर कर दिया मैंने। मोमोज एंड वेबकैम, चलो लिख लो डाउट जो भी आपका है। जी में डाउट है जी, चलो जी में डाउट है, जी मैंने यहां पे लिख लिया। अच्छा एच में भी डाउट है, लो जी एच में भी लिख लिया। और बताओ एच में, एच लिख लिया मैंने। और बताओ जी, और बताओ फटाफट से बताओ जी। फेस टू फेस क्लास अभी नहीं होगी, अभी ना लाइव क्लास ही होगी। कल भी लाइव होगी, परसों भी लाइव होगी। लिफ्ट की तोड़ फोड़ चल रही है यार, उन्होंने कल परसों में लिफ्ट लगानी है, तो भी लाइव ही चलेगी। जब फेस टू फेस होगी मैं ग्रुप में डाल दूंगा फेस टू फेस वाले बच्चों के। चोरों से कम है जल्दी बताओ फटाफट से जी। जे में भी डाउट है, लोरी जे में भी डाउट है। और बताओ आगे देखो, आगे जी ये वाला देखो। बस 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 फटाफट से आओ जी। चल मेरे ऐसा, इधर आ जा। छोड़ भाई छोड़ छोड़। किसी का ए डाउट है, किसी का बी डाउट है, किसी का ई डाउट है, किसी का जी डाउट है। तो ये हाथ, ये एक मिनट रुको, ये दोनों हाथ जुड़े मेरे, ये दोनों हाथ जुड़े, भगवान का वास्ता ये हाथ जुड़े। एक उठक बैठक, दो उठक बैठक, तीन चार। गलती हो गई, गलती हो गई मेरे से, नालायक। एक बार सारे दोबारा ही करवा देता हूँ जी। छोड़ो, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाओ एक बार फटाफट से आओ जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, टीवी प्लस में वारंटी। तो टीवी प्लस वारंटी ये तो हर जगह मिलती है, तो कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो टीवी का रेट लगेगा, बात खत्म जी। ठीक है जी, कॉम्पोजिट का रेट लगेगा, बात खत्म। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। बॉक्स ऑफ स्वीट्स, ड्राई फ्रूट, जूस, तो ऐसा तो हर जगह नहीं मिलता, ऐसा हर जगह नहीं मिलता। आर्टिफिशियल कॉम्बो है, मिक्स सप्लाई है, हाईएस्ट रेट 28% है, ड्राई फ्रूट का 28% रेट लगेगा जी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग, तो लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग, यहां 5 है, यहां 18 है, तो लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो लैपटॉप का रेट लगेगा, चाहे हाईएस्ट 18 है, रेट लगेगा लैपटॉप का 5% का रेट यहां पे लग जाएगा जी। ठीक है जी, उसके बाद यहां पे आओ, पिज्जा प्लस बर्गर प्लस में गार्लिक ब्रेड प्लस में 30 ml वाइन। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है भैया, मिक्स सप्लाई है, ऐसा तो हर जगह कॉम्बो मिलता नहीं है। अब चाहे वो नॉन टैक्सेबल का ही कॉम्बो क्यों ना हो, मैटर नहीं करता है, मिक्स सप्लाई है, हाईएस्ट रेट पिज्जा पर है, तो पूरी की पूरी सप्लाई और पिज्जा का रेट एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ, होटल के एकोमोडेशन प्लस में ब्रेकफास्ट। अब ये तो नॉर्मली हर जगह मिलता है भाई। एक बात मेरे को बताओ, जहां पे नॉर्मली कहीं पर भी अगर आप होटल के एकोमोडेशन कराते हो तो ब्रेकफास्ट वहां पर सुबह का होता ही होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। कहीं नहीं हो रहा बात एक अलग है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो होटल के एकोमोडेशन 18% वाला रेट लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई वही है। मोबाइल प्लस में बैटरी, अब मोबाइल प्लस में बैटरी कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो रेट कौन सा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन है, मोबाइल, मोबाइल का रेट यहां पे लगेगा जी। उसके बाद फूड डिलीवरी प्लस में ट्रांसपोर्टेशन, तो फूड डिलीवरी है प्लस में ट्रांसपोर्टेशन है, कॉम्पोजिट सप्लाई है, क्योंकि फूड डिलीवरी के साथ में ट्रांसपोर्टेशन होती है। जब तुम जोमेटो से खाना मंगाते हो तो ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होती है, स्विगी से खाना मंगाते हो ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होती है, जेप्टो से खाना मंगाते हो ट्रांसपोर्टेशन बीच में होती है, बिग बास्केट से खाना मंगाते हो ट्रांसपोर्टेशन बीच में होती है। तो भैया कॉम्पोजिट सप्लाई है, कॉम्पोजिट सप्लाई वाला रेट लगेगा 5%, जो आपका प्रिंसिपल है।
टाई प्लस में वॉच प्लस में शर्ट प्लस में वॉलेट, तो भैया ये कॉम्पोजिट सप्लाई तो है नहीं है, ये तो जबरदस्ती का कॉम्बो बना रखा है, तो ये मिक्स सप्लाई है। तो मिक्स सप्लाई में कोई मैटर नहीं करता, सारी सप्लाई टैक्सेबल हो, वो कैसे भी हो सकती है। हाईएस्ट रेट वॉलेट वाला है तो 12% वाला रेट वहां पे एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद कार प्लस में सर्विस है। अब कार के साथ में सर्विस मिलती है, आप कहीं भी रहोगे कार की सर्विस साथ में होती है, तो कॉम्पोजिट सप्लाई है, रेट लगेगा कार का 28% का रेट एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब मोमोज प्लस मोमोज की चटनी, यहां तुमने गलती कर दी, वैसे कॉम्पोजिट सप्लाई है, बट मेरे बच्चे जीएसटी में कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब होता है ऐसा कॉम्बो जो नेचुरल हो। ये नेचुरल तो है, बट ये दोनों सप्लाई का टैक्सेबल होना भी जरूरी है। अब यहां पे ये सप्लाई एग्जम्प्ट है, तो जब ये एग्जम्प्ट है, ये टैक्सेबल है, तो जीएसटी में से कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं कह सकते, माना ये नेचुरल बंडल है। बट याद करो ऊपर मैंने कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन बताई थी कि दोनों सप्लाई टैक्सेबल होनी जरूरी है। तो सर क्या ये मिक्स सप्लाई है? इसको मिक्स सप्लाई में भी कवर कर सकते हो, इसको नॉर्मल सप्लाई में भी कवर कर सकते हो, तो इसलिए यहां पर मैंने मिक्स सप्लाई लिखा है, रेट 5% एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, ये बिल्कुल तुमने सही बोला, नेचुरल बंडल है, बिल्कुल तुमने सही कहा, ऐसा ही मिलता है। बट यहां पे प्रॉब्लम आ गई एग्जम्प्ट की, और कॉम्पोजिट सप्लाई में कंडीशन है कि दोनों सप्लाई टैक्सेबल होनी जरूरी है, वही कॉम्बो कॉम्पोजिट सप्लाई में कवर करेंगे, नहीं तो कॉम्पोजिट सप्लाई में कवर नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद गोलगप्पे प्लस पानी प्लस में टिक्की, तो भैया गोलगप्पे प्लस पानी प्लस में टिक्की, ऐसा कोई कॉम्बो हर जगह नहीं मिलता, तो ये मिक्स सप्लाई है, तो मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट 18% वाला लगेगा। अब यहां पे वेबकैम प्लस में माइक, अब ये 18% है, ये 12% है। सेलर चार्ज सेपरेट प्राइस, अब सेलर ने सेपरेट प्राइस चार्ज किया, तुमने सिंगल प्राइस पे किया, कोई मैटर ही नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। ये नॉर्मल सप्लाई है, ना ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, ना ये मिक्स सप्लाई है, नॉर्मल सप्लाई है। भाई एक बात बताओ, तुम इतना सारा सामान लेके आते हो, सामने वाला बंदा तुमसे सेपरेट सेपरेट प्राइस चार्ज करता है, तो वो कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई थोड़ा है। मिक्स सप्लाई की कंडीशन क्या होती है कि सेलर हमसे सिंगल प्राइस चार्ज करेगा। सर यहां लिखा तो है सिंगल, मेरे बच्चे सिंगल प्राइस बायर पे कर रहा है, वो बायर तो सिंगल ही पे करता है, सामने वाला बंदा जो है वो तो सिंगल ही पे करता है। मैंने तुमसे सिंगल प्राइस चार्ज किया या नहीं किया, ये मैटर करता है। तो अगर मैं हर चीज का सेपरेट प्राइस चार्ज कर रहा हूं, वो कभी भी मिक्स सप्लाई नहीं हो सकता। मिक्स सप्लाई की साफ साफ कंडीशन है सिंगल प्राइस चार्ज होना जरूरी है। सर वेबकैम क्या होता है? मेरे बच्चे कैमरा, यार कैमरे को ही वेबकैम कहते हैं, कैमरे को ही वेबकैम कहते हैं जी। तो देखो यहाँ पे जी, तो यहाँ पे तो ये नॉर्मल सप्लाई में कवर होगी, ना ये कॉम्पोजिट है ना ये मिक्स है। आगे ज्वेलरी प्लस ज्वेलरी बॉक्स, तो ज्वेलरी के साथ में ज्वेलरी बॉक्स मिलता ही है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि तुम ज्वेलरी लेकर आए किसी दुकान से ज्वेलर्स की और हाथ में तुम सोना लेके घूम रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो ये मिक कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो रेट जो है वो ज्वेलरी वाला लगेगा जी। अब वीजी की कोचिंग प्लस में बुक्स, तो भैया मेरी कोचिंग है साथ में बुक्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो कोचिंग मतलब सर्विस वाला रेट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। एसी प्लस में रिमोट, अगेन कॉम्पोजिट सप्लाई है, एसी का रेट एप्लीकेबल होगा। पॉपकॉर्न प्लस में नाचोस प्लस में कोक, अगेन मिक्स सप्लाई है, हाईएस्ट रेट यहां पे एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है। तो ये हमारा अब जाके सेक्शन 8 यहां पर पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जाके सेक्शन 8 मैंने तुम्हें खत्म करवा दिया। अब जाके हमने सेक्शन 8 की रिवीजन कर ली। आई होप 8 तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब तो 8 में से अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो गलती तो नहीं करोगे, पक्का पक्का। अब एक और तरीका बताऊं कि ताकि तुम्हारे दिमाग में छप जाए, जाते ही ये क्लास आधा घंटा लगा के एक बार दोबारा से रिवाइज कर लोगे ना, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। बट मुझे पता है तुम करते नहीं हो, तुम तो बस जाते ही मैच देखने बैठ जाओगे। आज बस कह रहे वो तो आ गए, खौफ था प्राइवेट का, आप एक बार गावा सर खौफ खत्म कर दो। आप कह दो कि पब्लिक पड़ी रहेंगी, मजाल है कि हमारी आंख भी यहां यूट्यूब पे तुम्हें देखने के लिए आ जाए, मतलब ही नहीं पैदा होता। ये तो आपने जो खौफ पैदा कर रखा है ना प्राइवेट का, तब आते हैं गाबा सर, बहुत काम है गाबा सर हमारे पास, आपको देखने का काम ही नहीं बचा हुआ यहाँ पे। डन, लोग कर दे इसको जी। चलो आओ जी, फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे ये हमारा सेक्शन 8 खत्म हो गया।
अब मैं आ रहा हूं सेक्शन नंबर 7 जी। अब मैं सेक्शन नंबर 7 पे आ रहा हूं जी। अब सुनना ध्यान से जी, अब सुनो ध्यान से। अब यहां पे सारे के सारे बच्चे ध्यान दो, यहां पे सारे के सारे बच्चे ध्यान दो। कल वाली क्लास देखते हैं, पब्लिक करते हैं। आज वाली तो प्राइवेट होगी 100%। आज वाली तो प्राइवेट होगी 100% है। कल वाली पब्लिक होगी नहीं होगी वो आज की वीडियो के लाइक और कमेंट पे निर्भर करेगा, और देखते हैं कितने सब्सक्राइबर मेरे बड़े हैं तो उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब यहां पे एक बार सारे के सारे बच्चे आना, इधर देखो ध्यान से। अब मैं यहां पे सेक्शन नंबर 7 की तुम्हें रिवीजन स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, सेक्शन 7 का एक पॉइंट अभी करेंगे जी, कल नहीं करेंगे भाई। अभी सुनो ध्यान से, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं हुई, अभी 10-15 मिनट हमारे पास हैं आराम से। अब एक तो सेक्शन 7 है, एक सेक्शन 7(1)(a) है और एक 7(2) है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि यहाँ पे 7(1) में 7(1)(a) है, 7(1)(a) है, 7(1)(b) है, 7(1)(c) है। ठीक, आज हम क्या करेंगे, आज हम 7(1) कैपिटल 7(1)(a) रिवाइज करेंगे बस। बाकी साथ में 7(1)(a) भी करवा दूंगा, चलो बाकी जो है वो हम कल रिवाइज करेंगे। बस आज हमें ए और AA रिवाइज करना है आने वाले 15 से 20 मिनट के अंदर। अब समझो 7(1)(a) और AA क्या कहता है, सिंपल सी बात समझो। मैं YouTube पे तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्या इस क्लास के मैंने तुमसे कोई पैसे लिए या ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में है? बताओ जी, मैं एक बार जानना चाहता हूं, क्या जो ये क्लास मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्या इसके में आपने मुझे कुछ पैसे दिए हैं या ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में है? बताओ कैसे है, क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में है या तुमने मुझे पैसे दिए हैं? ऑब्वियस सी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट में है। तो जो मैं तुम्हारे सामने यहां पर 2 घंटे क्लास ले रहा हूं, जिसके लिए आपने मुझे कोई कंसीडरेशन पे नहीं किया, तो गवर्नमेंट कह रही है ये तेरा पढ़ाना ये सप्लाई नहीं बन सकता 7(1)(a) में। बस ये पर ध्यान दे, मतलब इस पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पे अब कंसीडरेशन ही नहीं है तो गवर्नमेंट ने कहा ये सप्लाई नहीं है। अगर सप्लाई नहीं है तो इस पे जीएसटी नहीं है, तो ये काम 7(1)(a) में सप्लाई नहीं बन सकता। बट जो बच्चे मेरे रेगुलर बैच के हैं, जिन्होंने मुझसे रेगुलर बैच लिया, जिन्होंने मुझे फीस पे की, वो मेरा काम 7(1)(a) में सप्लाई बन जाएगा। तो सर आप ये बात कहना चाहते हो कि 7(1)(a) में वही काम सप्लाई बनेंगे जिनके बदले में कंसीडरेशन है? हां, कुछ ऐसा ही मान लो, पर हर केस में 100% ये चीज सही नहीं है। हमें 7(1)(a) को समझना पड़ेगा, 7(1)(a) है क्या। 7(1)(a) सिंपल सी बात कहता है आपके सभी काम हम सप्लाई बना देंगे। तुम्हारे पापा हो सकता है अगर जॉब करते हो आज घर बैठे हो और वो तुम्हें देख रहे हो तो कितना खुश होंगे तुम्हें पता है? आज बड़ा प्राउड फील करते होंगे जब तुम पढ़ते होंगे, बड़ा प्राउड फील करते होंगे। कई बार तुमसे पूछते भी होंगे लोंडा कौन है, ये पागल, ये जो गाबा है ये कौन है, ये है कौन है? थोड़ा अच्छा लगता है हमें ये। कई बार घर वाले ऐसे कहते होंगे अच्छा लगता है लड़का हमें, है कई बार बोलते ही होंगे। तो पापा शायद घर बैठे होंगे। अच्छा अगर पापा की दुकान होगी तो दुकानदारों को कोई संडे नहीं होता, दुकानदारों को कोई संडे नहीं होता। मेरे फादर भी दुकानदार है ना, उनको कोई संडे वनडे नहीं होता, वो संडे को भी दुकान पे जाते हैं। दुकानदार का कोई लाइफ नहीं होती, दुकानदार को संडे को भी दुकान पे भाग जाते हैं। अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, जिन आपके पापा अगर उनकी दुकान है तो दुकान पे जो कस्टमर आते हैं क्या पापा उनको सामान फ्री में देते हैं या पैसे लेके देते हैं? बताना जल्दी बोलो जी। क्या पापा सामान फ्री में देते हैं या पैसे लेके? ऑब्वियस सी बात है पैसे लेके देते हैं जी, ऑब्वियस सी बात है पैसे लेके देते हैं भाई। सिंपल सी बात है, सामने वाला बंदा जो है वो पैसे लेगा तब सामान बेचेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा 7(1)(a) में सभी के सभी काम हम सप्लाई बना देंगे अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन जो काम तुमने किया उसके बदले में कंसीडरेशन हो, और दूसरी कंडीशन जो काम किया वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो। बस ये 2 बातें दिमाग में रखना। आज कोई पर्सन जो काम कर रहा है अगर उसके बदले में कंसीडरेशन है और वो काम उसके बिजनेस से रिलेटेड है तब वो काम 7(1)(a) में सप्लाई बनेगा, नहीं तो काम 7(1)(a) में सप्लाई नहीं बनेगा।
अब तुम्हारे फादर, ऑब्वियस ही बात है, तुम्हारे फादर अगर दुकान है, पापा अगर दुकान के ऊपर बैठे हैं, तुम्हारे फादर जो काम कर रहे हैं वो काम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है। तुम्हारे फादर पैसे चार्ज कर रहे हैं, तुम्हारे फादर का काम 7 मनी में सप्लाई है, मेरे फादर का काम भी 7 मनी में सप्लाई है, मेरा रेगुलर बैच देना भी 7 मनी में सप्लाई है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, विद कंसीडरेशन है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो काम 7 मनी में सप्लाई है। अब दिमाग में 2 ही डाउट आ रहे हैं, सर कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? तो मेरे बच्चे, कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। चाहे आपने मुझे बदले में जैसा मर्जी पैसा दिया, मनी में दिया, नॉन मनी में दिया, आपने मेरे लिए कुछ किया या आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, बट आपके ना करना में भी कुछ करना है, तो गवर्नमेंट करी, वो भी कंसीडरेशन है। तो कंसीडरेशन डजंट मीन ओनली मनी फॉर्म, नॉन मनी फॉर्म के अंदर अगर पैसा मिल रहा है तो वो भी एक कंसीडरेशन है। तो कंसीडरेशन के मतलब में अगर मान लो मनी है, नॉन मनी है, डू समथिंग है, नोट टू डू समथिंग है, ये सब कंसीडरेशन है, बट कंसीडरेशन में गवर्नमेंट की सब्सिडी कवर नहीं होगी। सर लाइक करना भी तो कंसीडरेशन हुआ ना? आंसर इज नो ना। अगर आप रेगुलर बैच वाले बच्चे हो या आपने कहीं से भी पढ़ा है, आपके मास्टर जी ने या मैडम ने एक बात आपको बताई होगी कि भैया कंसीडरेशन जो है ना, उसी को मानना जब वो बंदा काम कर रहा है, उसको बदले में पता हो बदले में क्या मिलेगा। यार मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है बदले में कितने लाइक मिलेंगे, मुझे पता ही नहीं कौन लाइक करेगा कौन। कई बच्चे ऐसे होते हैं पूरे 2 घंटे क्लास देख के अंदर बैठ जाते हैं, उनके हाथ में दर्द होता है लाइक करते हुए, वो उन्होंने आज तक किसी को वीडियो को लाइक नहीं किया। चाहे उनको वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक नहीं करेंगे, उनके अलग एटीट्यूड है, उनकी ईगो है, उनकी ईगो उनको रोकती है। क्यों लाइक करूं मैं? अगर मैं लाइक करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। तो मुझे नहीं पता ना बदले में कितने लोग लाइक करेंगे, कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे, कितने लोग कमेंट करेंगे, कितने लोग शेयर करेंगे। जब कंसीडरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये कंसीडरेशन की डेफिनेशन में कवर ही नहीं हो सकता। कंसीडरेशन के लिए सर्टेन होना जरूरी है, एग्जिस्ट होना जरूरी है, इसको तुम कंसीडरेशन में कवर नहीं कर सकते। बस ये बात ध्यान दो। तो इसलिए इस पर कोई जीएसटी की बातें नहीं होंगी। माना समथिंग इन रिटर्न है, बट जो समथिंग इन रिटर्न है उसके बदले मुझे नहीं पता रिटर्न में क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। कंसीडरेशन मस्ट बी एग्जिस्ट और मस्ट बी सर्टेन एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ सप्लाई। और जो बच्चा कह रहा है यूट्यूब से पैसा मिलता है, एक बार मेरी 2-3 दिन पहले की वीडियो उठा के देख लो कितना पैसा मुझे यूट्यूब से मिलता है। 25 या 26 रुपए एक महीने की मेरी कमाई है यूट्यूब से। हर वीडियो से पहले तो गाना चलता है, हर यूट्यूब हर उससे पहले तो मेरा गाना है, हर वीडियो पे मेरा कॉपीराइट क्लेम है, तो मुझे वहां से पैसे नहीं मिलते, सॉरी। बट जिसका वो गाना चलता है, वो कंपनी अगर पैसे कमा रही है तो उस एडवर्टीजमेंट की सर्विस पे जीएसटी की बातें अलग होंगी, बट मुझे यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिलता। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, कंसीडरेशन का मनी, नॉन मनी, डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग, ये सब कंसीडरेशन हो सकता है, बट कंसीडरेशन मस्ट बी एग्जिस्ट और मस्ट बी सर्टेन एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्टिविटीज। और एक बच्चा कहता है सर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है कि अगर आप जो काम कर रहे हो वो तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड है या तुम्हारा बिजनेस ही वो है, तब जाके उस काम पे जीएसटी लगेगा। पर्सनल एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं लगेगा। आज आपने घर का स्कूटर उठा के बेच दिया, घर की बाइक उठा के बेच दी, घर का सामान उठा के बेच दिया, गवर्नमेंट ने कहा इस पर कोई जीएसटी नहीं है। घर का बाइक, घर की स्कूटर, घर की एक्टिवा या घर का कोई भी कबाड़ या घर का सामान उठा के बेचा, ये तो पर्सनल एक्टिविटी है, चाहे बदले में कंसीडरेशन हो, इस पे जीएसटी की बातें नहीं होंगी, क्योंकि ये सप्लाई में कवर नहीं है, क्योंकि ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपको 2 बातें ध्यान देनी है। तो 2 कंडीशन, नहीं 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन विद कंसीडरेशन और दूसरी कंडीशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो काम सप्लाई बनेंगे। क्लियर है जी? पक्का पक्का। अच्छा एक पॉइंट और ध्यान देना, आपको मैंने क्लास में कुछ ऐसा बताया था कंसीडरेशन में सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में, याद है? कुछ आपको मैंने बताया था सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपको मैंने कहा था सिक्योरिटी डिपॉजिट या तो रिफंडेबल होगा या नॉन रिफंडेबल होगा। अगर वो रिफंडेबल है तो वो कंसीडरेशन में कवर नहीं होगा क्योंकि पैसा वापस कर दिया, और अगर वो नॉन रिफंडेबल है मतलब पैसा एडजस्ट कर दिया, तो फिर यहाँ जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस अभी इंदिरापुरम वाले जिस फ्लैट के अंदर मैं रह रहा हूँ, अभी हमें फरीदाबाद शिफ्ट होना है।
अब अभी हमें फरीदाबाद शिफ्ट होना है, तो फरीदाबाद हम शिफ्ट हो जाएंगे 7 या 8 दिन के बाद। तो अब यहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना, मैं कोई किराया पे नहीं कर रहा। क्यों पे नहीं कर रहा? जो 2 महीने का मैंने एडवांस दिया था वो 2 महीने का रेंट में एडजस्ट कर रहा हूँ। पिछले महीने मैंने किराया पे नहीं किया क्योंकि मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट से मैंने एडजस्ट कर दिया, क्योंकि 2 महीने का रेंट इन्होंने लिया था। इस महीने मैंने कोई किराया पे नहीं किया, इस महीने का रेंट भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। अब वो डिपॉजिट मेरा कंसिडरेशन बन जाएगा, उस पर जीएसटी की बातें हो सकती हैं। बट अगर वो डिपॉजिट में रिफंड ले लेता, अगर वो डिपॉजिट में रिफंड ले लेता, तो फिर उस डिपॉजिट पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होती, क्योंकि वो डिपॉजिट सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? तो यही बात यहां पे निकल के रही कि अगर डिपॉजिट आप एडजस्ट कर लेते हैं रेंट से, तो सप्लाई बन जाएगा, उस पर जीएसटी है। अगर वापिस मिल गया उस केस में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या क्लियर है जी? तो ये हमारा 7(1)A में है। तो सारे बच्चे बोलना 7(1)A में मोटा मोटी अगर काम सप्लाई बनाना है कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी जरूरी है बताओ। ऐसे करो, ऐसे जैसे इलेक्शन में नहीं करते कोई जीतने के बाद, ऐसे ऐसे लोग हंसते ना। अब तो कई बात नहीं कितनी कितना फेक हो गए यार, मतलब कितना फेक नहीं हो गए हम। जैसे मान लो कभी फोटो खींचनी होती है, नॉर्मल होते हैं, और जैसे फोटो खींच तो कितनी फेक स्माइल ही नहीं होगी। आपको ऐसा फील नहीं होता जैसे हमें मतलब दिखाने के लिए हंसना पड़ रहा है, दिखाने के लिए, अंदर से हंसी नहीं आ रही, अंदर से हंसी नहीं आ रही सर, दिखाने के लिए हंसना पड़ रहा है। तो मुद्दा ही निकल के आ रहा है। गवर्नमेंट ये बात कह रही कि देखो 2 कंडीशन, अब 2 कंडीशन है, बताओ 2 कंडीशन कौन कौन सी है। पहली कंडीशन कंसिडरेशन हो और दूसरी कंडीशन वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो काम सप्लाई बनेगा 7(1)A में, नहीं तो वो काम सप्लाई नहीं बनेगा। अब बच्चा कहता है सर जी 7(1)AA क्या? 7(1)AA कुछ भी नहीं है जी, 7(1)AA कुछ भी नहीं है। 7(1)AA बस एक बात कहता है, सेल्फ सप्लाई को भी सप्लाई माना जाएगा। 7(1)AA कहता है सेल्फ सप्लाई को भी सप्लाई माना जाएगा। आप एक बात बताना, आप में से कौन कौन सा बच्चा सोसाइटी में रहता है? डोनेशन वाला पॉइंट इसमें नहीं आता, वो तो अलग से क्लैरिफिकेशन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी बात कर रहा हूं मैं इसकी जो सेक्शन में लिखा हुआ है। आप में से कौन कौन सा बच्चा सोसाइटी में रहता है बताओ? है कोई सोसाइटी में? ओके जी। अरे जो बच्चा सोसाइटी में रहता है, क्या आप लोग सोसाइटी में रहने की मेंटेनेंस पे करते हैं? मेंटेनेंस पे करते हैं। जैसे मैं भी सोसाइटी में रहता हूं अभी इंदिरापुरम में, और जहां फरीदाबाद में जा रहा हूं वहां पर भी सोसाइटी में ही मेरा घर है। तो हमारी ना हर महीने की मेंटेनेंस जाती है। अच्छा, आपको नहीं लगता जो महीने की मेंटेनेंस सोसाइटी के पास जा रही है, तो वो सोसाइटी वाले उस पैसे से अपने मेंबर्स के लिए ही काम करते हैं? मेंबर्स के लिए तो काम कर रहे हैं, सोसाइटी भी उनकी, उनके मेंबर्स भी उनके। तो एक तरह से देखा जाए अपने ही पैसों से अपने लिए काम किया जा रहा है, बट यहां पर पैसे चार्ज हो रहे हैं, मेंटेनेंस चार्ज हो रही है। अब गवर्नमेंट ने कहा इसको 7(1)AA में सप्लाई मानेंगे कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के अपने ही मेंबर्स के लिए कोई काम करेगा और उससे बदले में कंसीडरेशन लेगा, तो इसको तुम अलग अलग मान के चलना कि ये पर्सन और इसके मेंबर अलग अलग हैं। इस पे जीएसटी की बातें हो सकती हैं। तो मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आज कोई एसोसिएशन है, कोई ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, अपने मेंबर से पैसे लेकर अपने मेंबर्स के लिए ही काम कर रही है, उस काम को हम सप्लाई मान लेंगे 7(1)AA के अंदर। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, वो जेठालाल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो क्या इसको लॉक कर सकते हैं? तो ये हमारा 7(1)AA है। ठीक है, अब आ जाओ जाते आते एक बात और सुनना, डोनेशन। क्या डोनेशन पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? अब देखो डोनेशन 2 तरह की होती है, एक सच्ची और एक झूठी। आज लोग मंदिर में डोनेशन दे रहे हैं मार्केटिंग करवाने के लिए। और मैं कह रहा हूं इतनी भीड़ मंदिरों के बाहर लगी हुई है, आप सोचना आर मंदिर में जा रहे हो जी, मंदिर के बाहर इतनी बड़ी बड़ी मार्केटिंग हो रही है। अब अगर इतनी बड़ी बड़ी मार्केटिंग हो रही है, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भैया अगर मंदिर के बाहर मार्केटिंग हो रही है, आपके बिजनेस का नाम लिखा जा रहा है, फोन नंबर लिखे जा रहे हैं, एड्रेस लिखा जा रहा है, तो गलत है। तो भैया इस डोनेशन पे जीएसटी लगेगा। अगर प्योर डोनेशन है तो जीएसटी नहीं है,
अगर कोई ऐसी डोनेशन है जो मार्केटिंग की खुशबू आ रही है कि बदले में मार्केटिंग है, तो भैया फिर इस डोनेशन को मानेंगे कंसिडरेशन मार्केटिंग का, इस पे जीएसटी की बात करेंगे। तो अगर प्योर डोनेशन है, कोई बदले में मार्केटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बिजनेस की एडवर्टीजमेंट नहीं है, तो डोनेशन पे जीएसटी नहीं है। अगर कोई बिजनेस की मार्केटिंग हो रही है तो डोनेशन पे जीएसटी लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है। हाँ, अगर अगर ना अगर सिर्फ नाम लिखा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। नाम लिखने से जीएसटी नहीं है, नाम हो, फोन नंबर हो, एड्रेस हो, बिजनेस का नाम हो, तब जीएसटी है। खाली मेरा नाम लिखा है, जिसने डोनेशन दी सिर्फ उसका नाम लिखा है तो प्योर डोनेशन है, क्योंकि नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। इस नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे, नाम के साथ फोन नंबर भी है, एड्रेस भी है, तब जाके गवर्नमेंट कह रही वो मार्केटिंग है, तब जाके वहां पे जीएसटी लग सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? चलो, तो फिर बाकी मिलेंगे हम, यहां तक आज करते हैं। कल हम मिलेंगे 12:30 बजे। कल हम ये पूरा का पूरा चैप्टर पैक करने की कोशिश करेंगे। कल सारे बच्चे आ जाना, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि कल हमें शेड्यूल 1 भी करना है, शेड्यूल 2 भी करना है, शेड्यूल 3 भी करना है। तो कल के 2 घंटे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी लाइफ के लिए और आपके एग्जाम के लिए। तो कल सारे बच्चे 12:30 बजे पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, मैक्सिमम हर बच्चे के साथ में शेयर करो, इस चैनल को खूब खूब सब्सक्राइब करो, और दिसंबर से पहले या जनवरी से पहले नए साल में इस चैनल की एंट्री 2 लाख सब्सक्राइबर के साथ होनी चाहिए। अब उसकी बागडोर तुम्हारे हाथ में है। देखो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम सब मेरे को बताओगे। अब इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो ये आपके हाथ में है। खूब खूब बच्चों के साथ शेयर किया करो, खूब खूब बच्चों को बोला करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैं कल वाली क्लास अभी पब्लिक कर देता हूं, आप उसको देख लेना बिल्कुल जी। और इस वाली क्लास को मैं शाम को प्राइवेट कर दूंगा। ये कल पब्लिक हो जाएगी जब आप कल यहां पे लाइव आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। सब करेंगे आयुष, टेंशन मत लो जी।